हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे से होंगे। लास्ट सेशन में हमने एल्डिहाइड्स, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेट कुछ एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे। तो आज के इस सेशन में इसी चैप्टर के बाकी कुछ इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी से रिलेट क्वेश्चन जो है उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए बेटा, आज पहला क्वेश्चन जो है उसको डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है, सबसे पहले इसको हम पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या बता रहा है। तो क्वेश्चन बता रहा है कि हाउ विल यू कन्वर्ट एथेनॉल इनटू द फॉलोइंग कंपाउंड्स। एथेनॉल को पहले आपने कन्वर्ट करना है इनटू ब्यूटेन 1,3 डाइऑल, दूसरा आपको ब्यूट टू इनल में इसको कन्वर्ट करना है, और तीसरा ब्यूट टू इनोइक एसिड। तो आइए बेटा, हम एथेनॉल को कन्वर्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है उसकी तरफ ध्यान देते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है, आपने एथेनॉल दैट मींस CH3 C डबल बॉन्ड OH को आपने कन्वर्ट करना है इनटू CH3 CHOH CH2 CH2OH, यानी आपने इसको कन्वर्ट करना, या आप इस तरीके से OH यहां पे बना सकते हैं। आपने इस तरीके से इसको कन्वर्ट करना 1 2 3, दैट मींस ब्यूटेन 1,3 डाइऑल में। तो किस तरीके से करेंगे? सबसे पहले आप यहां पे एक एल्डोल रिएक्शन करेंगे, सिंपल एल्डोल रिएक्शन या सेल्फ एल्डोल रिएक्शन, लेकिन इंटरमोलिक्यूलर। दैट मींस एक जैसे यहां पे एल्डिहाइड्स लेंगे और NaOH, डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कर लेंगे। तो सबसे पहली बात, आपको पता है कि हम ट्रिक वाइज किस तरीके से एल्डोल रिएक्शन दिखाते हैं। हम सबसे पहले एसिडिक हाइड्रोजन या अल्फा हाइड्रोजन यहां से बाहर निकालेंगे, उसको इस वाले ऑक्सीजन को देंगे। दैट मींस हम सबसे पहले बना लेंगे CH3CH। जब इस ऑक्सीजन को आपने ये H दे दिया, तो इस ऑक्सीजन और कार्बन का डबल बॉन्ड जो है इसको कन्वर्ट करेंगे सिंगल बॉन्ड में। फिर यहां से हाइड्रोजन आपने निकाला, दैट मींस यहां बॉन्ड बना ले CH2 का इस कार्बन के साथ, और साथ में इस तरीके से बन गया बीटा हाइड्रोक्सी। दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, यानी हमने सबसे पहले एल्डोल बनाया। बट अगर आप अच्छे से देखोगे, एल्डोल में यहां पे आपको नजर आ रहा होगा ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। अब इस एल्डिहाइड को आपने अल्कोहल में कन्वर्ट करना है। जब आप एल्डिहाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट करोगे, आपको दूर से समझ आ रहा है कि मुझे ये C डबल बॉन्ड O तोड़ना है, ये C सिंगल बॉन्ड O में कन्वर्ट करना है, फिर C को भी H, O को भी H। दैट मींस यहां से यहां तक आपने करना है रिडक्शन, यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एल्डिहाइड। डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग, डिफरेंट रिड्यूसिंग एजेंट्स है जिनकी मदद से आप ये रिडक्शन कर सकते हैं। आप सिंपल यहां पे ले सकते हैं, से फॉर एग्जांपल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड followed by वाटर। आप ले सकते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड, आप ले सकते हैं H2 इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, आप ले सकते हैं सोडियम इन अल्कोहल, आपकी मर्जी है। सो इस तरीके से बेटा ये पहला कन्वर्जन या पहला क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो आइए इसी क्वेश्चन में देखते हैं दूसरा कन्वर्जन क्या था। आइए बेटा उसकी तरफ नजर मारते हैं। तो दूसरा कन्वर्जन जो है यहां, वो है किस तरीके से आप एथेनॉल को अब ब्यूट टू इनल में कन्वर्ट करोगे। आइए बेटा समझने की कोशिश करते हैं ये वाला कन्वर्जन। अब आपको एथेनॉल दैट मींस CH3CHO, इसको कन्वर्ट करना है इनटू ब्यूट टू इनल। दैट मींस ब्यूट में सेकेंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड, और ऑब्वियसली फर्स्ट पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप CHO होगा। चाहे अब आपकी मर्जी है, आप इस CHO को डायरेक्टली लिखें, या आप इस तरीके से बना लें C डबल बॉन्ड O एंड सिंगल बॉन्ड H। सो दिस इज ब्यूट टू इनल। ना अब किस तरीके से बेटा ये करेंगे आप? अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहां सबसे पहले आप कर लेंगे इसकी सेल्फ एल्डोल रिएक्शन, जो कि अभी आपने देखा। ऑलरेडी आपको एल्डोल रिएक्शन आपने डिटेल में पढ़ी होती है। तो आपने अल्फा पोजीशन यानी एसिडिक हाइड्रोजन आपने यहां से बाहर निकालना है, ये CH2 रहेगा। इसको जोड़ना है इस C डबल बॉन्ड O के कार्बन के साथ, और ये डबल बॉन्ड O को सिंगल बॉन्ड O में कन्वर्ट करना है, और यहां का HO को देना है। यानी कहने का मतलब है आप सबसे पहले बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बना लेंगे। तो जो ही आपने ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बना लिया, जिसका नाम आप बोलते हो एल्डोल, अब आप
गौर से देखें, आपको यहां पे क्या चाहिए, यहां पे सिर्फ आप इन दो के बीच में, अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड चाहिए। यानी कहने का मतलब है अब आप यहां पे इसको हीट कर सकते हैं। हीटिंग के टाइम पे अल्फा हाइड्रोजन और बीटा का OH लॉस होके, यानी वाटर लॉस होके, ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बन सकता है। या तो आप इसको ऐसे दो स्टेप में दिखाओगे या आप एक ही स्टेप में लिखोगे डाइल्यूट NaOH और हीट, तो ये डायरेक्टली इस तरीके से बन सकता है। तो आइए बेटा पहले क्वेश्चन में तीसरा कन्वर्जन देखते हैं कि तीसरा कन्वर्जन क्या था। तो तीसरा कन्वर्जन यहां पे जो है बेटा, दैट इज दिस वन। आप देख सकते हैं एक ही इथेनॉल को अब बिट टू इनोइक एसिड में कन्वर्ट करना है। आइए बेटा समझने की कोशिश करते हैं कि यहां पे हम किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए एक बार फिर से आपके पास इथेनॉल है, अब लेकिन इस इथेनॉल को आपने बिट टू इनोइक एसिड में कन्वर्ट करना है। यानी ये बेसिकली 4 कार्बन वाला एसिड है जिसमें सेकेंड पोजीशन पे और थर्ड पोजीशन के बीच में डबल बॉन्ड है, और इस तरीके से आपने ये इसमें कन्वर्ट करना है। आप C डबल बॉन्ड OH लिखो या सीधे COOH लिखो, आपकी मर्जी। तो सबसे पहले अभी आपने देखा कि हम क्या करते हैं, हम इसकी सबसे पहले ऐसे सेल्फ एल्डोल रिएक्शन करते हैं डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में, और हमें सबसे पहले एल्डोल यहां मिलेगा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हमें सबसे पहले मिलेगा। जो ही हमें यह बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या एल्डोल मिला, अब हम इसकी हीटिंग करेंगे सेम मीडियम में। जो ही हमने हीटिंग की, हमें मिल जाएगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, यानी अल्फा और बीटा के बीच में अब डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब बेटा यहां पे समझने की कोशिश करना है, अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इस एल्डिहाइड के बदले में ये कार्बोक्सिलिक एसिड। याद करो एल्डिहाइड को कन्वर्ट करना है इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हो, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हो, सिंपल सी रिएक्शन है। आप मिसाल के तौर पर यहां इस तरीके से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग से फॉर एग्जांपल टोलर्न्स रिएजेंट। तो या कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो स्ट्रांग हो या माइल्ड हो, जो एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट कर सकता है। तो ये था बेटा पहला क्वेश्चन जिसके ये 3 कन्वर्जन आपने करने थे। तो आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा आज का यहां पे दूसरा क्वेश्चन जो है, ये एक बार फिर से एक कन्वर्जन है। आइए इसको पढ़ लेते हैं। How will you prepare the following compounds from benzene? यानी आपने ये सारी चीजें बेंजीन से बनानी है। तो आइए एक एक करके बना लेते हैं। पहले बनाना है मीथाइल बेंजोएट। तो आइए देख लेते हैं बेंजीन से मीथाइल बेंजोएट किस तरीके से हम बना सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो यहां पे है वो है कि हमने बेंजीन से हमने मीथाइल बेंजोएट बनाना है। बेंजोएट किसको बोलते हैं? बेंजोइक एसिड जो होता है उसमें C डबल बॉन्ड OH था, और H जब हट गया यहां पे बेंजोएट आ गया। अब उस जगह पे मीथाइल लाना है, तो हमने लाना है मीथाइल बेंजोएट, यानी मीथाइल बेंजोएट बनाना है। कहां से बनाना है? बेंजीन से। दैट मींस मुझे पहले बेंजीन को बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना है। तो आइए देखिए किस तरीके से ये हम रिएक्शन करते हैं। सबसे पहले मैं इसको मीथाइल क्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 रिएक्शन कराऊंगा। यानी मैं पहले एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसका नाम फ्रीडल क्राफ्ट्स अल्काइलेशन रिएक्शन है या फ्रीडल क्राफ्ट्स मिथाइलेशन रिएक्शन है वो करूंगा। देखिए बेटा ये AlCl3 और Cl आपस में जुड़ जाएगा, AlCl4- और यहां क्या बनेगा? CH3 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, और वो इलेक्ट्रोफाइल इस बेंजीन रिंग में इनकॉर्पोरेट होगा, H पॉजिटिव की जगह लेगा। दैट मींस एक नॉर्मल मिथाइलेशन रिएक्शन या अल्काइलेशन रिएक्शन करनी है जिसको हम बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट्स अल्काइलेशन। ना इसके बाद ये जो टॉलीन हमें मिला, इसके बाद आप क्या करेंगे बेटा, यहां पे आप KMnO4 एसिडिक मीडियम में लोगे, क्योंकि अगर आपने बेसिक मीडियम में लिया तो ये CH3 COOH यानी एसिड में कन्वर्ट नहीं होगा, ये बेसिक मीडियम की मदद से सॉल्ट में कन्वर्ट होगा। इसलिए मैंने क्या किया, मैंने यहां पे ले लिया एसिडिक मीडियम ताकि मैं इसको डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकूं इनटू बेंजोइक एसिड। ये चीजें ऑलरेडी आपको पता है। इस तरीके से ये बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो गया सबसे पहले। अब बेटा यहां पे हमने क्या करना है, आप ध्यान रखो, यहां पे ये H हटाना है, हमने H हटा के मिथाइल लगाना है। दैट मींस मैंने
एसिड से एस्टर बना लेना है, बिकॉज एस्टर इज COOR, ठीक है। तो एसिड से एस्टर बनाना है तो मैं क्या करूंगा, मैं मिथाइल अल्कोहल के साथ यहां पे रिएक्शन करूंगा और सिंपल यहां पे वाटर लॉस होगा। H आएगा यहां अल्कोहल से और OH आएगा यहां एसिड से। जब बेटा यहां पे इस तरीके से आप वाटर लॉस कराओगे तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब आपने वाटर लॉस कराया, ऑक्सीजन का एक बॉन्ड कम, इस कार्बन का एक बॉन्ड कम, ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे और आपको मिथाइल बेंजोएट मिल जाएगा फ्रॉम बेंजीन। तो ये था पहला कन्वर्जन। आइए दूसरे कन्वर्जन की तरफ ध्यान देते हैं, क्या है दूसरा कन्वर्जन है कि किस तरीके से आप बेंजीन से, ये हमारा हो गया, पहले इसको टिक मारते हैं, ये हमारा हो गया। अब दूसरा जो है, दूसरा यहां पे है कि किस तरीके से आप बेंजीन से मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड बना लेते हैं। आइए बेटा ध्यान रखते हैं, यानी दूसरा जो यहां पे है वो है कि बेंजीन से किस तरीके से आप मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड बनाओगे, यानी आपने बना लेना है बेंजोइक एसिड लेकिन जिसकी मेटा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप होगा। अब देखो बेंजीन में या तो मुझे पहले बेंजोइक एसिड यानी COH ग्रुप लाना पड़ेगा या NO2 ग्रुप लाना पड़ेगा। अब कॉमन सेंस यूज करो। अब अभी आपने एक रिएक्शन देखी, आसान सी रिएक्शन है, पहले बेंजोइक एसिड बनाओ फिर उसकी नाइट्रेशन करो। तो हम इस तरीके से इसको कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहां फ्रीडल-क्राफ्ट्स अल्काइलेशन रिएक्शन करेंगे और जो ही हमने फ्रीडल-क्राफ्ट्स अल्काइलेशन रिएक्शन की, यहां पे हमें टॉलीन मिल गया। जो ही बेटा हमें टॉलीन मिल गया तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको यानी CH3 को यहां ऑक्सीडाइज करा के COOH में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो ही ये यहां पे कन्वर्ट हो गया इनटू COOH तो आप सिंपल अब यहां लास्ट स्टेप में इसकी नाइट्रेशन करा सकते हैं। और नाइट्रेशन जब आप नाइट्रेटिंग मिक्सचर यानी कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से कराओगे, यहां आपको पता है यहां NO2 पॉजिटिव होता है इलेक्ट्रोफाइल और चूंकि COH क्या है मेटा डायरेक्टिंग, इसलिए वो मेटा पोजीशन पे चला जाएगा। सो इस तरीके से आप ये दूसरा क्वेश्चन कर सकते हो। आइए बेटा अब यहां इसका एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहले इसको टिक मारते हैं, ये भी हमारा हो गया। अब बेंजीन से क्या बनाना है, पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। बेंजीन से बना लेना है पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। आइए उसको देख लेते हैं। अब अगर आप बेटा बेंजीन से, ये हमारा तीसरा है कि बेंजीन से अब आपने बना लेना है पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। अब कॉमन सेंस यूज करो, यहां पे आपने या तो COH पहले ले आना है या तो लाना है बेटा NO2। लेकिन अब हम सोच रहे हैं कि अभी तो हमने किया, पहले COH ले आते हैं फिर नाइट्रो ले आते हैं। बट अगर आपने पहले COH लिया, ध्यान रखना, इसका मतलब अब आप NO2 सिर्फ मेटा पोजीशन पे ला सकते हो, पैरा पोजीशन पे नहीं ला सकते हो। तो इसीलिए सबसे पहले इसको एसिड नहीं बनाना है। तो क्या करना है आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक बार फिर से यहां फ्रीडल-क्राफ्ट्स मिथाइलेशन या फ्रीडल-क्राफ्ट्स अल्काइलेशन रिएक्शन जो है वो कराएंगे। और जब हमने यहां पे टॉलीन बनाया तो टॉलीन एसिड को डायरेक्टली आप कार्बोक्सिलिक एसिड में पहले कन्वर्ट नहीं करो। तो क्या करो, आप टॉलीन की नाइट्रेशन करो। जब आप टॉलीन की नाइट्रेशन करोगे बेटा कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से, इनकी मदद से इस H2SO4 की मदद से इस HNO3 में NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। अब चूंकि हमें पता है ये CH3 क्या है, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, यानी ये इलेक्ट्रॉन देता है इस रिंग को ड्यू टू व्हाट वी कॉल प्लस I एज वेल एज बेसिकली प्लस H यानी हाइपर कंजुगेशन से, और बढ़ाता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। जब ऑर्थो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, NO2 पॉजिटिव ऑर्थो पे भी चला जाएगा, पैरा पे भी चला जाएगा। लेकिन हमें NO2 कहां चाहिए, पैरा पे। दैट मींस हमें दो प्रोडक्ट्स मिलेंगे, ऑर्थो नाइट्रोटोलीन भी मिलेगा, पैरा नाइट्रोटोलीन भी मिलेगा। इनको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग करेंगे। इन नटशल जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हम उसकी बात करते हैं फिलहाल। और आपको पता है ऑर्थो नाइट्रोटोलीन और पैरा नाइट्रोटोलीन में यही मेजर भी है, इसलिए फिलहाल मैं इसी की तरफ ध्यान दूंगा और हमें चाहिए भी यही, इसलिए ये हमने हासिल कर लिया। अब जो ही ये हमें मिला, अब हमने क्या करना है, मिथाइल को COH में कन्वर्ट करना है। अब ये बहुत ही आसान सी रिएक्शन है। यहां पे आप क्या करोगे बेटा, इसको आप KMnO4 एसिडिक मीडियम में आप ऑक्सीडाइज कर सकते हो, CH3 को COH में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से बेटा ये कन्वर्जन भी आपने कर लेना है।
आइए बेटा नेक्स्ट यहां पे क्वेश्चन देख लेते हैं क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेंजीन को किस तरीके से फिनाइल एसिटिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। आइए चौथा वाला यहां पे जो क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं क्या है, किस तरीके से करना है, फिनाइल एसिटिक एसिड में किस तरीके से करेंगे हम। आइए बेटा देख लेते हैं। अब यहां पे समझने की कोशिश करें, चौथा वाला जो हमारा था दैट इज हमारे पास बेंजीन है और बेंजीन को हमने किस में कन्वर्ट करना है, बेंजीन को कन्वर्ट करना है हमने फिनाइल एसिटिक एसिड में, फिनाइल एसिटिक एसिड में। एसिटिक एसिड होता CH3COH, लेकिन एसिटिक एसिड का H हट के यहां फिनाइल रिंग आ गया, सो दिस इज फिनाइल एसिटिक एसिड। किस तरीके से आप ये कर लेंगे, सबसे पहले एक बार फिर से यहां पे आप करेंगे मिथाइलेशन। मिथाइलेशन करने के बाद आपको मिलेगा सबसे पहले यहां टॉलीन। टॉलीन की यहां पे हम साइड चेन क्लोरीनेशन कराएंगे। से फॉर एग्जांपल 1 मोल ऑफ Cl2 लेंगे इन प्रेजेंस ऑफ लाइट या इन प्रेजेंस ऑफ हीट, तो यहां बेंजाइलिक क्लोरीनेशन होगी, यानी आपको सबसे पहले मिल जाएगा बेटा यहां पे इस तरीके से बेंजाइल क्लोराइड। लेकिन अब आप क्या करोगे, इस बेंजाइल क्लोराइड को पोटेशियम साइनाइड, अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड के साथ ट्रीट करके एक नॉर्मल SN2 रिएक्शन कराएं। पहली बात, ये पोटेशियम साइनाइड क्या है, ये आयनिक इन नेचर है, यहां CN- होगा न्यूक्लियोफाइल, बट ख्याल रहे CN- एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है, और आपको पता है ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल ये C भी अटैक कर सकता है C पे और इस Cl को बाहर निकालेगा, और N भी अटैक कर सकता है C पे और Cl को बाहर निकाल सकता है। लेकिन मेरा बेटा हमें पता है इन दो पोजीशंस में से कार्बन और नाइट्रोजन में कार्बन इज मोर न्यूक्लियोफिलिक, इसलिए ये ज्यादा अटैक करके मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। दूसरा, कार्बन कार्बन बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर, इसीलिए हम यहां मेजर प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करेंगे। तो हमारा मेजर प्रोडक्ट जो होगा दैट विल बी CH2 और यहां CN आएगा। अब जब साइनाइड मिला, आप साइनाइड को सिंपल COOH में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय हाइड्रोलिसिस। तो अगर आप अब यहां पे हाइड्रोलिसिस करेंगे बेटा, आपका साइनाइड जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप ये यहां तक सारा क्लियर है। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कन्वर्जन देखते हैं। नेक्स्ट कन्वर्जन क्या है, नेक्स्ट कन्वर्जन यहां है, आपने इसी बेंजीन से पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड बना लेना है। आइए बेटा देख लेते हैं बेंजीन से पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड किस तरीके से बनते हैं। क्वेश्चन हमारा पहले लिख लेते हैं कि बेंजीन से हमें पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड बना लेना है। बेंजीन से हमें पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड बना लेना है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्या कर लेंगे बेटा, आराम से समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं यहां पे सबसे पहले एक बार फिर से मिथाइलेशन कराऊंगा, फ्रीडल क्राफ्ट्स अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट्स मिथाइलेशन, इन नटशेल एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की मदद से यहां पे मैं मिथाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करूंगा। अब इस मिथाइल ग्रुप की हम क्या करेंगे, नाइट्रेशन, और यहां नाइट्रेशन एक बार फिर से, चूंकि टॉलीन में मिथाइल ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ऑर्थो भी मिल सकता है ऑर्थो नाइट्रोटोलिन, और पैरा नाइट्रोटोलिन भी मिल सकता है, लेकिन बेटा आप ऑर्थो और पैरा को अलग कर सकते हैं बाय डिस्टिलेशन। एंड फाइनली चूंकि हमें पैरा वाला चाहिए तो ये लीजिए, ये हमारा पैरा है और यही मेजर प्रोडक्ट भी है। तो इन नटशेल मैं यहां पे पैरा नाइट्रोटोलिन पहले लिख लूंगा, लेकिन इससे पहले हमें चाहिए था ये CH3COH, इसलिए हमने इसकी ऑक्सीडेशन की थी भाई KMnO4। लेकिन जब CH3 आपको CHO में चाहिए, आप याद करो, आप ये आराम से आपको याद पड़ जाएगा कि ये वाली रिएक्शन जो है इसमें आप इटार्ड्स रिएक्शन करते थे, आप इसकी ऑक्सीडेशन करते थे बाय CrO3 इन एसिटिक एनहाइड्राइड, या आप इसकी साइड चेन या कंट्रोल्ड साइड चेन हेलोजिनेशन कराते थे फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस जब आप प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स पढ़ते हो। तो इसलिए यहां पे मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2 के साथ इसको रिएक्ट कराऊंगा, फॉलोड बाय बेटा यहां पे हम हाइड्रोलिसिस कर लेंगे। सो इस तरीके से CH3 जो है वो CHO में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेटा इस तरीके से अगर आप अपने क्वेश्चन पे नजर मारेंगे तो ये क्वेश्चन जो है इस तरीके से कंप्लीट हो गया, क्योंकि इसमें जो है टोटल में यहां 5 ऑप्शंस दिए गए थे ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है दैट इज दिस वन।
ये भी एक बार फिर से अगर आप अच्छे से देखोगे एक कन्वर्जन वाला क्वेश्चन है, लेकिन इसमें अलग अलग अमीन से कन्वर्जन्स करने थे। इससे पहले बेंजीन से डिफरेंट प्रोडक्ट्स हासिल करने थे, लेकिन यहां पे कुछ 9 कन्वर्जन्स है। आइए उनको एक एक करके कर लेते हैं। पहला कन्वर्जन क्या है, पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहला कन्वर्जन है प्रोपेनोन को प्रोपीन बनाना है। आइए बेटा समझते हैं पहला वाला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हमें प्रोपीन, हमें सबसे पहले प्रोपेनोन जो है उससे, प्रोपेनोन से हमने क्या हासिल करना है, हमें प्रोपेनोन से हासिल करना है प्रोपीन। दैट मीन्स दिस वन। तो हम किस तरीके से ये कर लेंगे, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहां पे लेंगे कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट, से फॉर एग्जांपल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या वो कोई भी जो इस कीटोन को रिड्यूस कर सकता है। तो ये क्या काम करता है, यहां इस कीटोन से सेकेंडरी अल्कोहल बना लेता है, यानी C डबल बॉन्ड O को CHOH में कन्वर्ट कर लेता है। अब जब ये अल्कोहल बना, एक प्रोपेनॉल बना, अब आप इसकी डिहाइड्रेशन करोगे, एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन करोगे। चाहे बेटा आप H3PO4 ले एंड हीट, या मेरा बेटा आप H2SO4 ले, हीट हाई टेम्परेचर। बल्कि अगर मैं आपकी एनसीईआरटी की बात करूं तो वहां H3PO4 है इस एग्जांपल के साथ, और 440 केल्विन टेम्परेचर है, 85% H3PO4 लिखा हुआ है, बट आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। इस तरीके से बेटा आप ये कर सकते हैं। आइए बेटा सेकंड ऑप्शन या सेकंड कन्वर्जन जो इस वाले क्वेश्चन का है वो देख लेते हैं। सो सेकंड पे आते हैं, पहले फर्स्ट को टिक मारते हैं क्योंकि ये तो हो गया। अब सेकंड पे यहां पे आ जाते हैं। सेकंड है बेंजोइक एसिड को बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है। आइए बेटा देख लेते हैं किस तरीके से हम बेंजोइक एसिड को बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं। तो दूसरा है, हमने बेंजोइक एसिड को बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है। बेंजोइक एसिड को हमने बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है। देखिए बेटा, अगर मैं सबसे पहली बात इस तरीके से गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर मैं इस बेंजोइक एसिड को यहां लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, यानी इसको यहां पे रिड्यूस करूं, तो हमें पता है ये यहां रिड्यूस होके देगा बेंजाइल अल्कोहल। दैट मीन्स हमें ये एक प्राइमरी अल्कोहल मिला, और प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना है। अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाने के लिए अगर आप अच्छे से देखोगे, हमें यहां हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मींस ऑक्सीडेशन कराना पड़ेगा। लेकिन अल्कोहल से एल्डिहाइड माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कराता है, मिसाल के तौर पर PCC। फॉर एग्जाम्पल आप यहां पे लिख सकते हो PCC, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ये एक तरीका है, या आप बेटा यही जो कन्वर्जन है इस तरीके से कर सकते हो। सपोज आपके पास है बेंजोइक एसिड। कन्वर्जन्स के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन जो मुझे आपके लिए आसान और इंपॉर्टेंट लग रहा है वो मैं यहां पे दिखा रहा हूं। हमने बेंजोइक एसिड से क्या बना लेना है, बेंजल्डिहाइड। अब सबसे पहले इस बेंजोइक एसिड का ये OH जो है, इसको आप SOCl2 के साथ यानी डार्जन्स रिएक्शन टाइप कराएं, तो क्या करें, OH हटा के यहां पे क्या लगाएं, Cl। दैट मींस यहां पे SO2 HCl लॉस होगा, और सबसे पहले यहां पे बेंजोइल क्लोराइड बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O और Cl बन जाएगा। अब इसकी COCl को CHO में कन्वर्ट करो। याद करो, इसको बोलते हैं रोजनमंड्स रिडक्शन, और ये रिडक्शन हम कराते हैं H2PD हाइड्रोजन और प्लेडियम, बट प्लेडियम के साथ बेरियम सल्फेट विद स्मॉल अमाउंट्स ऑफ सल्फर और क्विनोलिन। इसको हम बोलते हैं रोजनमंड्स कैटलिस्ट। रोजनमंड्स कैटलिस्ट से आप COCl को CHO यानी रोजनमंड रिडक्शन करा सकते हैं। तो आप इसको पहले देख लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा ध्यान होना चाहिए, नेक्स्ट कन्वर्जन पे ध्यान होना चाहिए। तो वापस आते हैं, ये था बेंजोइक एसिड टू बेंजल्डिहाइड। अब जो हमने करना है यहां पे नेक्स्ट, दैट इज बेटा मेरा एथेनॉल टू 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। आइए एथेनॉल से 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल की तरफ ध्यान देते हैं किस तरीके से कन्वर्जन होता है। तो थर्ड कन्वर्जन इज एथेनॉल से लेके
3 हाइड्रोक्सी एथेनॉल से लेके 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। अगर आप अच्छे से देखोगे, ये दूर से आपको समझ आ रहा है कि हमने एल्डोल बना लेना है, और एल्डोल जब हमने बना लेना हो, बिल्कुल आसान सी रिएक्शन है। हम क्या करेंगे, हम इसी एल्डिहाइड को फिर से लेंगे। दैट मीन्स यहां पे हम सेल्फ एल्डोल रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH। तो इस तरीके से बेटा आपको ये मिल जाएगा। ये कैसे करते हैं, अगर आपको याद होगा वो ट्रिक, वो हम इस तरीके से दिखाते थे। फिर से मैं थोड़ा सा आपको याद दिला दूं कि जिसका एसिडिक हाइड्रोजन होता है वो हम अलग करके ऐसे दिखाते हैं, और फिर हम क्या करते थे, ये जनरली अल्फा पोजीशन पे होता है, तो हम फिर इस तरीके से करते थे। हम बोलते थे कि ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचा बिकॉज ये H पॉजिटिव बाहर गया, अब इस पे नेगेटिव चार्ज आके इसने यहां पे अटैक किया, दैट मींस ये और ये बॉन्ड बन गया, ये डबल बॉन्ड O टूटा, दैट मींस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आई। जब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आई, दैट मींस ये H फाइनली इसने ले लिया। सो ये ट्रिक हम यहां पे यूज करते थे, और यहां पे इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट वी कॉल डाइल्यूट NaOH या BaOH होल 2, सो इनकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन करके हम प्रोडक्ट इस तरीके से बना लेते हैं, CH3, और ये क्या रहा अब बेटा, ये रहा CHOH। अब इसका बॉन्ड इस CH2 के साथ, और फिर यहां पे CHO। आप अच्छे से देखो बेटा, ये यही है। अब ये थोड़ा समझाने के लिए मैंने यहां पे बता दिया, बट आपको याद होना चाहिए कि हम किस तरीके से रिएक्शंस करते आए हुए हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कन्वर्जन यहां पे चेक कर लेते हैं कि क्या है। सो ये था 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल में किस तरीके से कन्वर्जन आपने कराया, किसका, एथेनॉल का ना। तो ये था बेटा हमारा थर्ड। फोर्थ देखते हैं, बेंजीन टू मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोन, बेंजीन से मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोन। सो फोर्थ हमारा है बेंजीन, हमारे पास बेंजीन से आपने हासिल करना है मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोन, यानी आपके पास ये जो एसिटोफिनोन है इसमें मेटा पोजीशन पे NO2 है। तो हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले हम फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन करते हैं। सपोज बाय यूजिंग एसिटाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो आपको पता है यहां पे क्या होगा, AlCl3 Cl- लेगा, यहां C पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये इस H को हटा के खुद आ जाएगा, यानी यहां पे एसिटाइलेशन सबसे पहले होगी। आपने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिटेल में जो है क्लास में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। सो अब यहां पे क्या होगा, इस तरीके से जो है बेटा आपकी एसिटाइलेशन हो जाएगी, एसिटोफिनोन बन जाएगा। अब एसिटोफिनोन जो ही बना, अब आप इस एसिटोफिनोन से ये हासिल कर सकते हो, कैसे, आप सिंपल इसकी नाइट्रेशन करा सकते हो। जब आप इसकी नाइट्रेशन कराओगे, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, यानी हम इसको नाइट्रेटिंग मिक्सचर बोलते हैं। तो आपको पता है ये COCH3 ग्रुप जो है ये क्या होता है बेटा, ये मेटा डायरेक्टिंग होता है, यानी ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके कम करता है, मेटा इलेक्ट्रॉन रिच है, इसलिए यहां का इलेक्ट्रोफाइल NO2 पॉजिटिव जो है वो मेटा पोजीशन पे आ जाएगा। इस तरीके से आप ये कन्वर्जन कर सकते हैं। आइए बेटा नेक्स्ट कन्वर्जन देखते हैं, या नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, अच्छा पहले ये 5वां हो गया, अच्छा 4था हो गया, सॉरी। तो अब 5वां हमने देखना है, बेंजल्डिहाइड टू बेंजोफिनोन। आइए बेटा उसको देखते हैं, बेंजल्डिहाइड को किस तरीके से आप बेंजोफिनोन में कन्वर्ट करते हो, आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो 5वां हमारा क्वेश्चन जो है दैट इज, हमने बेंजल्डिहाइड जो है इसको कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, बेंजोफिनोन। बेंजोफिनोन मींस इस तरीके से, यानी यहां C डबल बॉन्ड O है और उसके बाद एक और फिनाइल रिंग है। आप फिनाइल रिंग बनाएं बेटा, या आप इस फिनाइल के बदले में PH लिखें, दिस इज वन एंड द सेम, यानी आप इस फिनाइल के बदले में PH भी लिख सकते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमें सबसे पहले इसको PH MgBr
यानी फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर रिएक्शन करनी चाहिए। यानी इस एल्डिहाइड की हमने फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन की और हमें पता है फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इस पे नेगेटिव पार्ट है, इस पे पॉजिटिव पार्ट है। तो क्या होगा बेटा, यहां पे गौर से देख लेना, अगर यहां पे आप अच्छे से देखोगे ये इसका पॉजिटिव पार्ट है और ये इसका नेगेटिव पार्ट है, तो नेगेटिव पॉजिटिव के पास जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव के पास जाएगा। सो इस तरीके से आप अच्छे से अगर देखोगे तो सबसे पहले हमें क्या मिल जाएगा, देखिए बेटा गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा। यहां इस तरीके का कंपाउंड मिलेगा इस C के पास। अब अच्छे से प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इस C के पास क्या होगा, इस C के पास सबसे पहले आ जाएगा यहां फिनाइल, यहां पे बेटा ये H अपना है और इस जगह पे आया OMG और इसके साथ है Br, O पे नेगेटिव चार्ज और Mg पे पॉजिटिव चार्ज। अब अच्छे से देखें, ये पहले होगा। उसके बाद हम पता है ये एडिशन प्रोडक्ट जो है उतना ज्यादा स्टेबल होता नहीं है, तो हम इसमें फटाफट क्या कराते हैं फिर हाइड्रोलिसिस। और हाइड्रोलिसिस में क्या कराना है बेटा, याद रखना ये जो O- है ये यहां से H लेगा, दैट मींस ये OH बनेगा। तो आइए इस एडिशन प्रोडक्ट या एडक्ट को मैं रब करके डायरेक्टली यहां पे बना लेता हूं कि यहां पे हमें OH आएगा यानी अल्कोहल आएगा। अब आप अच्छे से देखो, ये दो pH रिंग्स तो इसमें भी है, लेकिन ये CHOH यानी सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में बनाना है, यानी आपने हाइड्रोजन यहां से रिमूव कराने हैं। हाइड्रोजन अगर रिमूव कराना है आपने CHOH को C डबल बॉन्ड O बनाना है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मींस ऑक्सीडेशन, और सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कीटोन में करानी है। आप जनरली कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लोगे तो ये चल सकता है, बट वो स्ट्रॉन्ग इतना होना चाहिए कि वो सेकेंडरी को किस में कन्वर्ट करें, कीटोन में कन्वर्ट करें। और या आप सिंपल CrO3 से भी ये करा सकते हो बेटा। सो इस तरीके से आप बेंजल्डिहाइड से बेटा बेंजोफिनोन बना सकते हैं। तो आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहां क्या है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन हमारा यहां है 6 वाला, ब्रोमोबेंजीन को आपने कन्वर्ट करना है 1 फिनाइल एथेनॉल में। ब्रोमोबेंजीन को 1 फिनाइल एथेनॉल में कन्वर्ट करना है। तो आइए देख लेते हैं किस तरीके से ये कन्वर्जन करना है। ब्रोमोबेंजीन को 1 फिनाइल एथेनॉल में आपने ब्रोमोबेंजीन को कन्वर्ट करना है इनटू 1 फिनाइल एथेनॉल, यानी 1 पोजीशन पे फिनाइल भी है और ये एथेनॉल भी है। दैट मींस इट विल बी लाइक दिस। इस तरीके से ये कन्वर्जन करना है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, गौर से समझना, हम इसको सबसे पहले मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर हम इसको रिएक्ट करा के इस तरीके का प्रोडक्ट बना लेंगे। यानी हम इसमें सबसे पहले फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड यानी ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट बना लेंगे। याद करो आप, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है, ये नेगेटिव पार्ट है और ये पॉजिटिव पार्ट है, ठीक है। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो ही हमने बना लिया, अब हमने ये चाहिए। तो किस तरीके से बेटा ये कन्वर्जन आप कर सकते हैं, तो याद रखना हम अब इसकी रिएक्शन नंबर 1 एसिटल्डिहाइड के साथ कर लेंगे। जरा याद करो, अगर एसिटल्डिहाइड के साथ हम ये रिएक्शन करेंगे, जरा बताइए क्या होगा। ये पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट है, तो ये नेगेटिव आएगा ना बेटा इस पॉजिटिव के पास, दैट मींस फिनाइल यहां आएगा, डबल बॉन्ड टूटेगा, ये बनेगा ना O- MgBr, एंड O- MgBr को मुझे OH में कन्वर्ट करना है। तो मेरा दूसरा काम क्या होगा बेटा, मैं यहीं पे इसकी हाइड्रोलिसिस कराऊंगा। इस तरीके से ये CH3 अपनी जगह रहा, CH अपनी जगह रहा, ये OH बना और इस जगह पे फिनाइल आया। अब देखो वही हमारा प्रोडक्ट यहां पे था। आई होप ये सारी चीजें जो है ये क्लियर हो रही है, और ये तब और क्लियर होंगी जब बेटा आप रिएजेंट्स की फंक्शंस को अच्छे से याद रखेंगे और किस चीज को मैं किस में कन्वर्ट कर रहा हूं, क्या रिएजेंट मैंने लिया है, किस तरीके से मेरा अप्रोच होता है, उस अप्रोच को याद रखने की कोशिश करें। बिकॉज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसी चीज नहीं कि ये जुबानी हम याद करें, इसमें पेन और पेपर चाहिए ही चाहिए होता है, इसमें प्रैक्टिस चाहिए, तब जाके आप अच्छा कर सकते हैं। तो आइए बेटा आगे बढ़ते हैं यहां पे 7th हमारा ऑप्शन जो है उसकी तरफ, या 7th क्वेश्चन जो है उसकी तरफ। पहले हम 6 को यहां पे टिक मारते हैं, 7 की तरफ ध्यान देते हैं। अब 7th क्या है हमारा, 7th है बेंजल्डिहाइड को 3 फिनाइल प्रोपन 1 ऑल में कन्वर्ट करना है। तो ये बेटा बेंजल्डिहाइड को 3 फिनाइल प्रोपन 1 ऑल में कन्वर्ट करते हैं। तो 7th हमारा है बेंजल्डिहाइड को
हमने कन्वर्ट करना है इंटू 3 फिनाइल प्रोपन 1 ऑल। थर्ड पोजीशन पे प्रोपन 1 ऑल में फिनाइल ग्रुप लगाना है, यानी ऑब्वियसली नंबरिंग यहां से 1 2 3 फिनाइल प्रोपन 1 ऑल में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहली बात, यहां एक कार्बन है, यहां उसके अलावा 2 कार्बन है, दैट मींस मैं इसकी रिएक्शन करूंगा CH3CHO के साथ, यानी मैं इन 2 एल्डिहाइड्स की रिएक्शन करूंगा। लेकिन ध्यान रखना, एक एल्डिहाइड में एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, दूसरे में यहां है, यानी मैं यहां पे कराने की कोशिश करूंगा जिसको आप बोलते हो बेटा एल्डोल कंडेंसेशन, लेकिन क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एल्डोल बनाएंगे। ध्यान रखना, जब मैं एल्डोल बनाऊंगा यहां का H निकलेगा और ये कार्बन आपस में जुड़ के, अभी आप नहीं लिखें, अभी आप सिर्फ देख लें किस तरीके से मैं ये करा रहा हूं, यानी ये इस तरीके से बनेगा CH, और इस जगह पे ये बेटा OH था, बिकॉज ये डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड O में कन्वर्ट हुआ और ये H यहां चला गया, और फिर यहां से आया CH2, फिर यहां से आया CHO, यानी पहले एल्डोल बना, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। मगर अगर मैंने इसमें दूसरा स्टेप भी कर लिया, दूसरा स्टेप क्या है, यहां मैंने हीट भी कर लिया इसको, ठीक है बेटा, तो आपको पता है यहां पे क्या होगा बेटा, अल्फा पोजीशन से H निकलेगा, बीटा पोजीशन से OH निकलेगा। इवन यहां हीटिंग की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज जब यहां आप डिहाइड्रेशन कराओगे यहां डबल बॉन्ड बनेगा और यहां कंजुगेशन बढ़ जाएगा, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। सो जनरली हम हीट दिखाते हैं, बट ऐसे केस में जब आपका एक एल्डोल ऐसा बने जिसमें ये अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है, गामा पोजीशन पे पाई बॉन्ड हो, तब आपको हीट की भी जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली यहां कंडेंसेशन प्रोडक्ट बना सकते हैं, यानी यहां से H निकाल के यहां से OH निकाल के डबल बॉन्ड बना सकते हैं। तो आइए बेटा डायरेक्टली यहां पे मैं यहां अल्डोल कंडेंसेशन वाला प्रोडक्ट बनाऊंगा, बट ख्याल रहे ये यहां क्रॉस्ड अल्डोल रिएक्शन है या कंडेंसेशन है। क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन कैसे करनी है, अब ध्यान रखना, इसका O हटाएं और अल्फा पोजीशन, यहां पे एसिडिक हाइड्रोजन थे उसके 2 हाइड्रोजन बाहर निकालें। अगर यहां पे 2 हाइड्रोजन बाहर निकाले, इसके 2 बॉन्ड कम, यहां ऑक्सीजन बाहर निकाला, इसके 2 बॉन्ड कम, तो बना लीजिए इनमें आपस में डबल बॉन्ड। तो इस तरीके से बेटा आपको पहले अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड मिलेगा। लेकिन यहां से आपको यह चाहिए, यानी आपको एक तो ये डबल बॉन्ड पे भी HH चाहिए, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है, दूसरा एल्डिहाइड भी अल्कोहल में कन्वर्ट होना चाहिए। तो इसके लिए आप लोगे H2 इन प्रेजेंस ऑफ PT, ये क्या करेगा, ये इस एल्डिहाइड को भी अल्कोहल बनाएगा और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को भी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकता है। तो ये था बेटा हमारा 7वां क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं, या नेक्स्ट कन्वर्जन की तरफ ध्यान देते हैं। पहले हम इस 7th को टिक मारते हैं, 8th वाला देखते हैं। 8th वाला है बेंजल्डिहाइड को अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड में कन्वर्ट करना है। आइए बेटा किसमें, बेंजल्डिहाइड को अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड में कन्वर्ट करना है। तो 8th वाला हमारे पास जो है दैट इज, आपने बेंजल्डिहाइड को आपने कन्वर्ट करना है इनटू अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड। आप देख पा रहे हैं यहां, दिस इज अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड। नाउ व्हाट इज मेंट बाय दैट, अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड मींस CH3COH। इस एसिटिक एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जो कार्बन है दैट्स अल्फा, अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी है, ऑब्वियसली व्हाट वी कॉल फिनाइल ग्रुप भी है। तो ये वाला कन्वर्जन इस तरीके से करना है। थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा नीचे ले आता हूं ना। अब मेहरबानी करके इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, आप किस तरीके से ये कन्वर्जन आप कर सकते हैं। आप सिंपल इस एल्डिहाइड में या बेंजल्डिहाइड में HCN के साथ रिएक्शन कर सकते हैं इन बेसिक मीडियम, यानी आप एक साइनोहाइड्रिन यहां पे फॉर्म करा सकते हैं। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, ये आप मान के चलें नेगेटिव है और ये मान के चलें पॉजिटिव है, ठीक, और यहां पे ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। ट्रिक वाइज आप आराम से नेगेटिव पॉजिटिव को दे दो और पॉजिटिव नेगेटिव को दे दो, इस तरीके से आप अपना साइनोहाइड्रिन या प्रोडक्ट जो है वो बना सकते हो। तो आइए बेटा प्रोडक्ट यहां पे क्या है, इट इज CH जो कि अपनी जगह था, यहां पे ये बना OH और इस कार्बन के साथ में आ गया CN। अब देखें यहां और यहां तो सेम है, CH है OH है और CN की जगह COH है, यानी मैं अब इसकी सिंपल CN की हाइड्रोलिसिस करा के COH में इसको कन्वर्ट करता हूं। दैट मींस मैं यहां पे
इसकी हाइड्रोलिसिस कराऊंगा। तो जब हम इसकी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे तो बेटा आपको इस तरीके से ये साइनाइड ग्रुप जो है COH में कन्वर्ट होगा, बाकी सारा सेम है। आई होप ये आपको आराम से आ रहा है। तो आइए बेटा नेक्स्ट यहां कन्वर्जन की तरफ ध्यान देते हैं। नेक्स्ट कन्वर्जन क्या है? तो ये था 8th। ओहो, एक मिनट मुझे आप दे दीजिए। यहां पे अब हमारा वापस जो है हम इस पे ध्यान रखेंगे। 8th वाला जो है हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारा 9 पे ध्यान देना है। बेंजोइक एसिड को मेटानाइट्रो बेंजाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करना है। तो आइए देख लेते हैं कि क्या मतलब है इसका। बेंजोइक एसिड को 9th में बेंजोइक एसिड को आपने कन्वर्ट करना है मेटानाइट्रो दैट मींस नाइट्रो मेटा, लेकिन किसके मेटा पे है वो आप ध्यान रखना। बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल किसको बोलते हैं बेटा? जब यहां CH2OH होता है। मेटानाइट्रो बेंजाइल अल्कोहल में इसमें कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहली बात हम क्या करेंगे? हम नाइट्रेशन करेंगे। जब मैं नाइट्रेशन करूंगा कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यानी नाइट्रेटिंग मिक्सचर से, आपको पता ही है NO2 पॉजिटिव जो है इलेक्ट्रोफाइल जो है वो जनरेट होगा। बट COH क्या है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। जब ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा कहां से? ऑर्थोपैरा से। दैट मींस ऑर्थोपैरा क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। तो बेटा COH कहां इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी बढ़ा रहा है? ऑर्थोपैरा पे। दैट मींस रिच कौन सी जगह रही? बाई डिफॉल्ट रिच बन गया मेटा। तो COH क्या है? मेटा डायरेक्टिंग। इसीलिए सिंपली हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं ये जो COOH ग्रुप था, COOH ग्रुप, चाहे आप ऐसे लिखो या खोल के लिखो आपकी मर्जी, वो अपनी जगह तो है लेकिन उसकी मेटा पोजीशन पे NO2 आ गया। अब मेरा बेटा इस COH को आपने CH2OH में कन्वर्ट करना है, तो आपको सिर्फ यहां C डबल बॉन्ड O पे रिडक्शन करानी है और आप COH की रिडक्शन कराते हो बाय यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या B2H6 यानी डाइबोरेन। सो इस तरीके से COH कन्वर्ट हो जाएगा CH2OH में। तो ये था बेटा इस क्वेश्चन का 9th वाला कन्वर्जन। तो आइए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं यहां पे क्या है। तो 9th भी हो गया। सो इस तरीके से मेरा बेटा ये सारे जो क्वेश्चन है या कन्वर्जन है इस क्वेश्चन के ये कंप्लीट हो गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे है, आप देख सकते हैं यहां पे ये बता रहा है दिस इज डिस्क्राइब, ये थोड़ा स्लाइड यहां पे कट गया है। तो यहां पे है डिस्क्राइब द फॉलोइंग। नंबर 1 एसिटाइलेशन, नंबर 2 कैनिजारो रिएक्शन, नंबर 3 क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, नंबर 4 डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। बट लेट मी टेल यू, इस टाइम पे ये जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चन अगर बोर्ड में आया तो किस तरीके से लिखना है। रही बात नीट में तो डिस्क्राइब करना है नहीं। नीट के लिए डिटेल जो है मैं अलग से नेम्ड रिएक्शंस तो मैं पढ़ा ही रहा हूं इंशाल्लाह वन शॉट में अलग से, तो वो तब देख लेंगे। लेकिन फिलहाल ये अगर बोर्ड में ये क्वेश्चन आया तो किस तरीके से ज्यादा से ज्यादा 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, और अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया और 4 ऑप्शन है, किस तरीके से हम थोड़ा लिख के अपने 5 मार्क्स जो है वो ले आ सकते हैं। तो आइए बेटा इसको समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 1 इज एसिटाइलेशन। अब एसिटाइलेशन का मतलब क्या होता है? पहली बात आप इसको समझो, व्हाट इज मेंट बाय एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन का मतलब होता है एसिटाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस होना, या एसिटाइल ग्रुप रिप्लेस करेगा किसी हाइड्रोजन को, एक्टिव हाइड्रोजन को हमारे सबस्ट्रेट के। मिसाल के तौर पर आप एसिटाइलेशन डिफरेंट जगहों पे कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर मैंने बेंजीन ली, आप इसकी एसिटाइलेशन कर सकते हैं। नंबर 1, एसिटाइलेशन किस चीज से होती है? एसिटाइलेशन एसिटाइल क्लोराइड या एसाइल क्लोराइड जिसको हम बोलते हैं, उसकी एग्जांपल एसिटाइल क्लोराइड है, उससे करा सकते हैं, या एसिटिक एनहाइड्राइड से करा सकते हैं। सपोज मैंने एसिटाइलेशन कराई बाय यूजिंग एसिटाइल क्लोराइड, तो इस रिएक्शन को हम नाम देते हैं, और यह होती है इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। इस रिएक्शन को हम नाम क्या देते हैं बेटा? इस रिएक्शन को हम फ्रीडल-क्राफ्ट्स एसाइलेशन रिएक्शन या फ्रीडल-क्राफ्ट्स, अभी हम एसाइलेशन में एसिडाइलेशन करते हैं तो हम बोलेंगे फ्रीडल-क्राफ्ट्स एसिडाइलेशन रिएक्शन। तो हुआ क्या, आप यहां देख पा रहे हैं कि एसिटाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हुआ, और हुआ क्या, जो यहां पे H था उसको इस एसिटाइल ने रिप्लेस कर दिया। सो इन नटशेल व्हाट इज एसिटाइलेशन? एसिटाइलेशन मींस रिप्लेसमेंट या इंट्रोडक्शन ऑफ एसिटाइल ग्रुप इन ए सबस्ट्रेट। कैसे? बाय रिप्लेसिंग इट्स एक्टिव हाइड्रोजन बाय एसिटाइल ग्रुप।
ठीक है। अब एसिटाइलेटिंग एजेंट्स कौन है? वो एसिटाइलेटिंग एजेंट एसिटाइल क्लोराइड हो सकता है, एसिटिक एनहाइड्राइड हो सकता है, आप दो में से कोई भी लिख सकते हो। और ये एसिटाइलेशन डिफरेंट जगहों पे हो सकती है, जैसे कि मैंने यहां बेंजीन दिखाया, आप क्लोरोबेंजीन दिखा सकते हैं, हेलोअरीन में हो सकता है, आप अल्कोहल में करा सकते हो, आप फिनॉल में करा सकते हो, आप मेरा बेटा व्हाट वी कॉल अमाइंस में करा सकते हैं। सो कहने का मतलब है ये डिफरेंट जगहों पे हो सकता है। सपोज अगर मैं अल्कोहल या फिनॉल की बात करता हूं, सपोज मैं फिनॉल की बात करता हूं, ठीक। अगर हम फिनॉल की बात करें, अगर इस फिनॉल में मुझे एसिटाइलेशन करानी है, तो ध्यान रखना बेटा, इस फिनॉल में एसिटाइलेशन हम जनरली कहां पे कराते हैं? सपोज मैंने लिखा CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। व्हाट इज दिस? दिस इज एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, आप ये रिएक्शन करा सकते हो, या आप यूज कर सकते हैं यहां से फॉर एग्जांपल पायरिडीन यानी बेस, तब भी जाके आप ये करा सकते हैं। लेकिन जनरली बेस जो होता है, जिस एसिड से एनहाइड्राइड आया है CH3COOH, उसका सोडियम सॉल्ट हम जनरली लेते हैं। तो क्या होता है, यहां फिनॉल का H हटता है और उस जगह पे एसिटाइल ग्रुप आ जाता है। सो कहने का मतलब है कि जिस टाइम पे भी आप किसी भी सबस्ट्रेट का एक्टिव हाइड्रोजन हटाओगे और COCH3 ले आओगे, लाइक COCH3 ले आओगे, तो आप इस तरीके से बोलते हो आपने एसिटाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस किया सबस्ट्रेट में और फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। इस रिएक्शन को हम बोल सकते हैं एसिटाइलेशन। सो एसिटाइलेशन की डिफरेंट एग्जांपल्स हो सकती है, लेकिन फिलहाल मैंने यहां पे दो दिखाई, लेकिन अब बहुत सारी एग्जांपल्स जो है पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। आप एसिटाइलेशन अगर आपको याद होगा, आप जब कोल्ब्स रिएक्शन पढ़ते हैं, या जिसको आप कोल्ब श्मिट रिएक्शन पढ़ते हो, या कार्बोक्सिलेशन ऑफ फिनॉल जब आप पढ़ते हो, आप वहां पे सबसे पहले फिनॉल या सोडियम फिनॉक्साइड से सबसे पहले आप हासिल करते हो व्हाट वी कॉल सैलिसिलिक एसिड, फिर सैलिसिलिक एसिड की भी आप एसिटाइलेशन करा के एस्पिरिन हासिल कर सकते हैं। दैट मींस आप वहां पे भी फिनॉलिक पार्ट की एसिटाइलेशन कराते हैं बेटा। तो आप डिफरेंट तरीके से आप ये एसिटाइलेशन करा सकते हैं। आपके पास अल्कोहल है, मिसाल के तौर पर आपके पास अल्कोहल है, ठीक, आप इस तरीके से रिएक्शन करते हो, से फॉर एग्जांपल ROH, ठीक है बेटा। जब आपने ROH लिया, ठीक, आप यहां पे एसिटाइलेशन इसकी करा सकते हैं। से फॉर एग्जांपल आपने इसको ट्रीट किया विद एसिटाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन, तो क्या होगा बेटा, पायरिडीन ये H पॉजिटिव निकालेगा और फिर यहां से, या मैं डायरेक्टली, अब कहां मैकेनिज्म वगैरह हम डिस्कस करेंगे, मैं डायरेक्टली आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दिखाऊंगा। CH3OH प्लस एसिटाइल क्लोराइड को मैं जानबूझ के इस तरीके से लिख रहा हूं, और रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ए बेस, से फॉर एग्जांपल पायरिडीन। तो आप क्या कर सकते हो बेटा, आप बोल सकते हैं कि यहां पे जो है ये वाला H और ये Cl बाहर निकाला, ठीक, बेसिकली पायरिडीन H निकालता है, फिर ये यहां पे अटैक करके Cl को बाहर निकालता है। सिंपली ये इस तरीके से CH3O यहां पे आपने लाया, तो आप देखो इसमें भी आपने H हटाया और एसिटाइल लाया। सो एसिटाइल लाना, एसिटाइल का इंट्रोड्यूस होना कैसे, बाय रिप्लेसमेंट ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन ऑफ ए सबस्ट्रेट बाय COCH3, दैट मींस एसिटाइल ग्रुप इज नोन एज एसिटाइलेशन। या इस चीज को आप इस तरीके से उल्टा करके लिखते हो, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, दैट मींस आप बोलते हो यहां क्या फॉर्म हुआ, यहां एस्टर फॉर्मेशन हुई। सो बहुत सारी एग्जांपल्स है, यहां पे फिलहाल मैंने 3 एग्जांपल से समझाया कि व्हाट इज मेंट बाय एसिटाइलेशन। आई होप ये चीज समझ आई होगी, लेकिन मैं आपको फिर से बताता चलूं कि यहां हम डिटेल बेसिकली नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहां पे ये देख पा रहे हैं कि अगर सपोज 1 या 1.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, क्योंकि यहां पे 4 क्वेश्चन है 5 मार्क्स के सपोज, तो किस तरीके से हमने कम लिख के लेकिन बराबर मार्क्स लाने हैं बोर्ड में। तो आइए बेटा नेक्स्ट यहां पे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट यहां इस एसिटाइलेशन के बाद में है कैनिज़ारो रिएक्शन। आइए बेटा कैनिज़ारोस रिएक्शन को देख लेते हैं। देखिए कैनिज़ारो रिएक्शन एक बड़ी रिएक्शन है जिसको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं फिर से बता रहा हूं कि यहां पे सिर्फ आपने ज्यादा से ज्यादा 1 या 1.5 मार्क्स किस तरीके से आप हासिल कर पाएंगे वो देखना है। पहली बात आपको याद होगा, ये कैनिज़ारो रिएक्शन जो है ये 2 टाइप की होती है, ये इंटरमॉलिक्यूलर भी होती है और बेटा ये इंट्रामॉलिक्यूलर भी होती है।
और आपको यह भी याद होगा कि इंटरमॉलिक्यूलर जो है ये फर्दर दो टाइप का होता है, सेल्फ या जिसको आप सिंपल इंटरमॉलिक्यूलर कैनिज़ारो रिएक्शन भी बोलते हो, और दूसरा होता है मिक्स्ड या क्रॉस्ड। लेकिन इतनी सारी चीजें अगर हम लिखें तो हमारा वहां पे जो है वो जाया हो जाएगा, बिकॉज टाइम भी ध्यान में रख के चलना होता है बोर्ड में। तो इसीलिए जब हमें लिखना होगा हम सिर्फ थोड़ा सेल्फ को लेके ये कैनिज़ारो रिएक्शन समझाते हैं। बेसिकली कैनिज़ारो रिएक्शन में होता क्या है, कैनिज़ारो रिएक्शन दिखाते कौन है। तो पहली बात, कैनिज़ारो रिएक्शन हमेशा कौन दिखाते हैं बेटा, ये दिखाते हैं एल्डिहाइड्स। कीटोन्स ये रिएक्शन नहीं दिखाते, लेकिन एल्डिहाइड्स में भी कौन, विदाउट एसिडिक हाइड्रोजन, और एसिडिक जनरली हम अल्फा हाइड्रोजन यहां पे देख लेते हैं। सो विदाउट एसिडिक हाइड्रोजन। सो इसका मतलब यह है कि जिस टाइम पे भी आपके पास, ध्यान रखना, एल्डिहाइड्स होंगे विदाउट एसिडिक हाइड्रोजन, अगर वो दोनों एक जैसे हों और उनमें दो मॉलिक्यूल्स में कम से कम रिएक्शन हो, और इन प्रेजेंस ऑफ, और ये यानी रिएजेंट यहां पे कौन है, दूसरा, पहला पॉइंट ये, और दूसरा आपने ध्यान रखना है यहां पे हम कंसंट्रेटेड बेस लेते हैं, यानी NaOH लेते हैं, अल्कली लेते हैं। सो यानी इनकी प्रेजेंस में ये क्या करते हैं, यहां एक की ऑक्सीडेशन होती है, एक की रिडक्शन होती है। लेकिन यहां चूंकि दोनों एक जैसे हैं, तो यहां इस वाले पोर्शन को मैं बोल सकता हूं कि ये एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती है, क्योंकि डिस्प्रपोर्शनेशन का मतलब क्या हुआ कि एक जैसे आपके कंपाउंड्स थे, एक जैसे मॉलिक्यूल थे। ये से फॉर एग्जांपल आपके पास सपोज फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड ऑक्सीडाइज भी हुआ, दूसरा फॉर्मल्डिहाइड रिड्यूस हुआ। दैट मींस एक ही टाइप का एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज भी हुआ और रिड्यूस भी हुआ। हम बोलेंगे सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इसलिए इसको आप बोलेंगे डिस्प्रपोर्शनेशन। लेकिन बाकी जो भी कैनिज़ारो रिएक्शन है, यहां पे चूंकि डिफरेंट एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स आपस में क्या करेंगे बेटा, रिएक्शन दिखाएंगे, इसलिए यहां पे एक ऑक्सीडाइज होगा, एक रिड्यूस होगा, लेकिन जो ऑक्सीडाइज होगा वो अलग होगा और जो रिड्यूस होगा वो डिफरेंट होगा। इसलिए हम इस रिएक्शन को यहां बोलेंगे कि ये एक सिंपल ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या रिडॉक्स रिएक्शन की एग्जांपल है। तो इतना थोड़ा सुपरफिशियली पहले आप लिखेंगे, उसके बाद विद द हेल्प ऑफ दिस सेल्फ और सिंपल व्हाट वी कॉल कैनिज़ारो रिएक्शन, अब आप इस कोई एक एग्जांपल से कैनिज़ारो रिएक्शन को समझा देते हैं। ठीक है, आइए बेटा यहां पे देख लेते हैं मैं क्या लिखूंगा। मिसाल के तौर पर मैं समझाता हूं इस वाली रिएक्शन से। मैं बोलूंगा क्योंकि एक ऐसा एल्डिहाइड है जिसमें कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, जब इसको हम ट्रीट करते हैं विद कॉन्सेंट्रेटेड NaOH, कभी कभी किसी ने ऐसे नहीं लिखा होता है, कभी किसी ने ऐसे लिखा होता है 50% NaOH, तो आप समझना एक ही बात। तो यहां पे आपने प्रोडक्ट बना लेना है, आपने खुद से एक ये जो एल्डिहाइड है इसका CHO ग्रुप जो है इसको आप सोडियम सॉल्ट में कन्वर्ट करा करें, और दूसरे को ये जो CHO है इसको CH2OH में कन्वर्ट किया करें। अगर ये CH2OH में कन्वर्ट हुआ, अपना H भी है, तो टोटल में ये बनेगा CH3OH। सो ये हो गया बेटा ऑक्सीडाइज, ये वाला पार्ट हो गया ऑक्सीडाइज, दैट मींस दिस इज ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट। तो मैं बोलूंगा दिस इज ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट, और दूसरा वाला जो है वो रिड्यूस होके यानी हाइड्रोजन ऐड करके बना, सो दिस इज रिडक्शन प्रोडक्ट। यहां कोई मैकेनिज्म नहीं लिखना है, यहां कोई डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि यहां ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है, ये 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस करने हैं। दैट मींस ज्यादा डिटेल में यहां नहीं बताना है। या इसी चीज को आप इस तरीके से लिख सकते हो, वहां पे आप लिखोगे CHO प्लस HCHO, आप फिर यहां पे मेंशन करोगे कि इस रिएक्शन में क्या हुआ, ये ऑक्सीडाइज हुआ, ये ऑक्सीडाइज हुआ, ये भी फॉर्मल्डिहाइड, ये भी फॉर्मल्डिहाइड, ये ऑक्सीडाइज हुआ और ये रिड्यूस हुआ। दैट मींस फॉर्मल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन भी हुई, फॉर्मल्डिहाइड की रिडक्शन भी हुई, सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन, यानी ये सिंपल क्या है बेटा, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो ध्यान देना, आप अच्छे से देखो मैं यहां पे क्या बना लेता हूं। ठीक है, तो इस वाले को CHO को एक को CONA बनाएंगे और दूसरे CHO को आप CH2OH बनाएंगे और अपना ये H। लेकिन ये तब होगा बेटा जिस टाइम पे यहां क्या लिखा होगा, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH या 50% NaOH। कभी क्या होता है, कभी यहां पे ध्यान रखना NaOH के साथ में H पॉजिटिव भी लिखा होता है, यानी
पहले ये बनेगा, फिर H पॉजिटिव क्या करेगा, वो इस सॉल्ट को एसिड बनाएगा, तब ये Na हटाना है, सीधे लिखना है COOH, यानी उस टाइम पे फॉर्मिक एसिड बनेगा। सो इस तरीके से आप बोलेंगे कैनिज़ारो रिएक्शन एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है, किसकी, उन एल्डिहाइड्स की जिनमें कोई भी व्हाट वी कॉल एसिडिक हाइड्रोजन यानी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। मिसाल के तौर पर फॉर्मल्डिहाइड अगर अपने ही जैसे मॉलिक्यूल के साथ ये कंडेंसेशन या व्हाट वी कॉल रिएक्शन कराता है, इसको हम सेल्फ या सिंपल कैनिज़ारो रिएक्शन बोलते हैं, और ये एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन यानी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, जिसमें एक मॉलिक्यूल सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड या एसिड का सॉल्ट बनाएगा और दूसरा जो है बेटा अल्कोहल बनाएगा। सो इस तरीके से बेटा आपने ये कैनिज़ारो रिएक्शन दिखानी है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप अच्छे से देखोगे, यहां नेक्स्ट कैनिज़ारो के बाद है क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन। आइए बेटा इसको भी देख लेते हैं क्या है। अब क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन क्या है समझने की कोशिश कीजिए। इससे पहले कि आप वो जो क्वेश्चन मांग रहा है वो लिखोगे क्रॉस एल्डोल, आप पहले उसको ये दिखाओगे, आप बोलोगे उसको कि एल्डोल कंडेंसेशन जो है हमें पता है, थोड़ा सा उसको वहां पे नोट डाउन कराओगे कि एल्डोल कंडेंसेशन जो है ये दो टाइप की है, एक एसिड कैटालाइज्ड है और दूसरा बेस कैटालाइज्ड है। बट एसिड कैटालाइज्ड जनरली हमारे बोर्ड के सिलेबस में नहीं होता है, और हम ये बोलेंगे कि हमारा सारा ध्यान बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन पे होगा। ठीक है, अब ये बेस कैटालाइज्ड फर्दर दो टाइप का है, वन इज इंटरमॉलिक्यूलर एंड अनदर इज इंट्रामॉलिक्यूलर। Intermolecular is further of two types, one is self और simple, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी आपने कैनिज़ारो देखा, और ये जो है ये भी दो यहां पे मिक्स्ड या क्रॉस्ड वाला होता है। बट अब चूंकि वो वहीं से बोल रहा है, हमें समझाओ मिक्स्ड या क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है। आप उसको बोलेंगे मिक्स्ड या क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन इज सिंपली दैट एल्डोल कंडेंसेशन। याद रखना सबसे पहले ये एक एल्डोल कंडेंसेशन है, जिसमें सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि एल्डोल कंडेंसेशन कौन दिखा रहा है। उस चीज के लिए मैं यहां पे आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दूं, ये दिखाते हैं या तो एल्डिहाइड्स या तो कीटोन्स, मगर ये दिखाते हैं वो एल्डिहाइड्स या वो कीटोन्स जिनमें, चूंकि कंडेंसेशन की मैं बात कर रहा हूं, मैं रिएक्शन एल्डोल रिएक्शन की बात नहीं कर रहा हूं। अगर मैं एल्डोल रिएक्शन की बात कर रहा हूं तो कम से कम एल्डिहाइड या कीटोन में एक एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए, बट मैं एल्डोल कंडेंसेशन की बात कर रहा हूं, सो एट लीस्ट यहां क्या होने चाहिए, एट लीस्ट यहां बेटा दो एसिडिक, जिसको आप फिलहाल अल्फा मान के चलेंगे अपने क्लास के हिसाब से, दो एसिडिक हाइड्रोजन कम से कम होने चाहिए। ठीक है, तो अब आपको एक आइडिया मिला एल्डोल कंडेंसेशन के लिए क्या चाहिए, दो। लेकिन अब बेटा यहां सेल्फ का मतलब क्या है, अगर एक जैसे मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट कर ले और उनके पास ये दो एसिडिक हाइड्रोजन हो तब तो ये, लेकिन अब मिक्स्ड हमारा है, हमारा यहां पे क्वेश्चन बेसिकली क्या है, क्वेश्चन हमारा है कि मिक्स्ड बताइए क्या है। तो ध्यान से सुनना, आपको लिखना क्या है वहां पे, आप वहां पे लिखोगे कि mixed or cross aldol condensation is that aldol condensation which is taking place between two different aldehydes or two different ketones, or between an aldehyde and a ketone, in nutshell between two different carbonyl compounds। दो डिफरेंट होने चाहिए, एल्डिहाइड हो दूसरा डिफरेंट एल्डिहाइड हो, एक कीटोन हो दूसरा डिफरेंट कीटोन होना चाहिए, एक एल्डिहाइड है दूसरा कीटोन होना चाहिए। जनरली दो डिफरेंट कीटोन्स ये अच्छे से दिखाते नहीं है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, या तो दो डिफरेंट एल्डिहाइड्स लेते हैं ज्यादातर, या एक एल्डिहाइड एक कीटोन लेते हैं। सो जब ये दो डिफरेंट सपोज एल्डिहाइड्स है, तो याद रखना कम से कम एक के पास दो एसिडिक हाइड्रोजन होने चाहिए, अगर दूसरे के पास कुछ भी ना हो, तब जाके जो प्रोडक्ट बनेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, या अगर आपने कीटोन लिया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, तो उस टाइम पे उस वाली कंडेंसेशन को आप बोलेंगे एल्डोल कंडेंसेशन। आइए फिर इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल की तरफ समझाने की कोशिश करेंगे। सपोज आपके पास है, सपोज मैं इसको इस तरीके से लिखता हूं, सपोज आपके पास है फॉर्मल्डिहाइड, इसमें कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है ना। उसके बाद मैं ऐसे लिखता हूं, इसके पास
3 एसिडिक हाइड्रोजन है। और मैंने क्या बोला, सबसे पहली बात आपके पास 2 डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड्स होने चाहिए। यहां पे 2 डिफरेंट आपको दिखाई दे रहे हैं, दोनों क्या है बेटा, दोनों एल्डिहाइड्स है। लेकिन कैसे एल्डिहाइड्स, डिफरेंट एल्डिहाइड्स। तो पहली बात, आपके पास 2 डिफरेंट एल्डिहाइड्स होने चाहिए अगर आपको क्या दिखाना है, क्रॉस एल्डोल रिएक्शन या क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन ना। उसके बाद ये रिएक्शन किसके साथ होती है, NaOH, कंसंट्रेटेड NaOH की प्रेजेंस में। और इन दोनों में से कम एक के पास 2 एसिडिक हाइड्रोजन होने चाहिए। आप देख पा रहे हैं यहां 2 है, यहां कोई नहीं है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, अब यहां सिंपल प्रोडक्ट भी बन सकता है कंडेंसेशन का और क्रॉस भी। आइए हम डायरेक्टली क्या करेंगे, हम क्रॉस वाला यहां पे प्रोडक्ट बना लेंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट समझने के लिए आप किस तरीके से क्या रिएक्शन करेंगे, आप सबसे पहले एल्डोल बनाएंगे और उसके बाद आप हीट कर सकते हैं या आप डायरेक्टली जो है इस तरीके से कर लेंगे। तो डायरेक्टली कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनाएंगे और कंडेंसेशन प्रोडक्ट इस तरीके से बनाएंगे। एक के 2 एसिडिक हाइड्रोजन को बाहर निकालेंगे और दूसरा का ऑक्सीजन बाहर निकालेंगे। यानी यहां पे वाटर लॉस करा, वाटर लॉस जो ही आपने करा तो यहां पे सिंपल आप लिखेंगे, ये बचा CH2 डबल बॉन्ड, ये बना CH, ये बना C डबल बॉन्ड O और H। दिस इज व्हाट वी कॉल एल्डोल कंडेंसेशन। इसी चीज को आप 2 स्टेप्स में कर सकते थे। पहले एल्डोल बनाते, यानी यहां का H हटाएंगे, ये रहेगा CH2 CH3 के बदले में, और ये डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड OH बनाएंगे और इनको जोड़ेंगे, बनाएंगे एल्डोल। फिर उसको आप हीट करेंगे और फिर ये बना सकते हैं आप आराम से। सो इन नटशल यहां पे आप इस तरीके से बेटा ये क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन दिखा सकते हैं। बट ज्यादा यहां डिटेल में नहीं बताना है, क्योंकि अगर आपने यहां ज्यादा डिटेल में बताया तो आपका टाइम वहां पे जो है कम पड़ जाएगा और आप सारा पेपर जो है नहीं कर पाएंगे। तो और दूसरी बात, जितना पूछा जाएगा एग्जाम में बस उतना देना है, ज्यादा यहां पे नहीं बताना है। तो आइए बेटा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहां पे क्या क्वेश्चन था, तो इसके बाद यहां पे दिया हुआ है डीकार्बोक्सिलेशन। तो ये बेटा डीकार्बोक्सिलेशन को समझते हैं कि डीकार्बोक्सिलेशन क्या होता है। सो यहां पे 4th वाला जो है दैट इज डीकार्बोक्सिलेशन। देखो नाम से ही समझ आ रहा है, डीकार्बोक्सिलेशन बेसिकली मतलब है रिमूवल, वो प्रोसेस जिसकी मदद से कार्बोक्सिलिक एसिड से आप कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल सकें, रिमूव करा सकें, उसको बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। और आपने इसके 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड्स पढ़े होते हैं। एक बाय यूजिंग सोडा लाइम, एक तरीका है बाय यूजिंग सोडा लाइम, जिसको आप ऑकवर्ड प्रोसेस भी बोलते हो। और दूसरा जो होता है दैट इज कोल्ब्स, या आप बोलेंगे बाय यूजिंग इलेक्ट्रोलिसिस, जिसका नाम कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस है या कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड है। तो इन 2 की मदद से आप आराम से जो है कार्बोक्सिलिक एसिड की डीकार्बोक्सिलेशन करा सकते हैं। सपोज एग्जाम्पल के तौर पर यहां पे मैं आपको दिखा दूं। सपोज एग्जाम्पल नंबर 1, मिसाल आपके पास था CH3COOH कार्बोक्सिलिक एसिड। आपने इस कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या किया बेटा, आपने इसको NaOH के साथ ट्रीट किया। तो सबसे पहले एसिड को जब बेस के साथ ट्रीट किया तो आपको क्या मिला, CH3COONA। समझना बेटा, अब जो आपको ये सोडियम सॉल्ट मिला CH3COONA, अब आप इसको ट्रीट करते हैं विद सोडा लाइम। व्हाट इज सोडा लाइम? सोडा लाइम मींस NaOH एंड CaO इन द रेशियो ऑफ 3:1। तो यहां पे क्या होता है आपको पता है, यहां हमेशा आप क्या कराओगे, डीकार्बोक्सिलेशन। आप इस तरीके से बोलते हो कि यहां Na2CO3 लॉस हुआ। यानी बेसिकली ये जो CONA होता है या यहां पे जो CONA है या सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, आप बेसिकली ऐसे ये बॉन्ड तोड़ के यहां कार्बेनियन जनरेट कराते हो। क्योंकि यहां डिटेल में नहीं जाना है, थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कार्बेनियन जनरेट करते हो और फिर कार्बेनियन मान के चलो ये H पॉजिटिव ले गया, तो फाइनली आपको यहां पे क्या प्रोडक्ट मिल रहा है, आपको मिल जाएगा CH4 प्लस Na2CO3।
अगर आप अच्छे से देखोगे यहां से यहां तक आप देख पा रहे हो ये COO यानी कार्बन डाइऑक्साइड लॉस हुआ है इन द फॉर्म ऑफ Na2CO3. सो दिस इज डीकार्बोक्सिलेशन बाय यूजिंग सोडा लाइम. ये पहली एग्जांपल थी, एग्जांपल नंबर 1. अगर मैं यहां एग्जांपल नंबर 2 की बात करता हूं, ठीक है बेटा, आइए नेक्स्ट स्लाइड पे उसको मैं दिखा देता हूं. एग्जांपल नंबर 2 की मैं बात करता हूं. एग्जांपल नंबर 2 अगर मैं बात करूं यानी कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस की बात करूं. कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस में हम क्या करते हैं, हम या तो सोडियम सॉल्ट या तो पोटेशियम सॉल्ट लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का, और इसको वाटर के साथ ट्रीट करके यहां इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं. तो जो ही हमने यहां इलेक्ट्रोलिसिस कराई, रिएक्शन बैलेंस करने के लिए मैं यहां ये ट्वाइस रख रहा हूं, तो आप यहां पे इस तरीके का प्रोडक्ट हासिल करते हैं. CH3CH3 यानी अल्केन प्लस आपको मिल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड. और याद रखना ये गैस एट एनोड इवॉल्व होता है, एट एनोड, और ये अल्केन भी मिलता है, बनता है एट एनोड. इसके अलावा बेटा यहां पे आपको हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व होता है, बट ये इवॉल्व होता है एट कैथोड. और फिर मीडियम जो है, सॉल्यूशन जो है वो रहता है KOH, बिकॉज आपने यहां K लिया. अगर आपने CONA लिया होता तो NaOH. इस तरीके से pH जो है दैट इज ग्रेटर देन 7, बिकॉज यहां पे आपको बेसिक सॉल्यूशन मिल जाता है. ट्रिक वाइज आप किस तरीके से इसको करते थे, अगर आपको याद होगा, आप ये यहां पे बॉन्ड तोड़ते हैं और इसको यहां पे आप रेडिकल बनाते थे, और फिर इस रेडिकल को अपने ही जैसे रेडिकल के साथ जोड़ के ये बनाते थे. यानी एक कार्बन को अब 2 कार्बन में कन्वर्ट करते थे, 2 कार्बन को 4 कार्बन में, इन्हें 1 का 2 बनाना है, डबल करना है शॉर्ट में. ठीक है, तो इस तरीके से आप ये करते थे. या आप इसको फिर अलग अलग खोल के लिखते कि पहले ये आयोनाइज हो जाएगा CH3CO- K पॉजिटिव में, और वाटर की सेल्फ आयोनाइजेशन H पॉजिटिव OH माइनस देता है. फिर एनोड के पास क्या होता था, कैथोड के पास क्या होता था, वो सारी चीजें आप दिखाते थे. तो बट यहां पे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, या वो एनोड और कैथोड पे क्या होगा वो मैं आपको इन द फॉर्म ऑफ PDF सेंड कर दूंगा. फिलहाल आप इतना ध्यान में रखेंगे. नाउ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा डीकार्बोक्सिलेशन के बाद आपके पास है ये वाला. आइए बेटा इस क्वेश्चन को देख लेते हैं और फिर इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. हम एक एक करके करना है. सबसे पहली बात, अगर आप पहली रिएक्शन को गौर से देखोगे, पहले देखिए क्वेश्चन क्या है. कंप्लीट ईच सिंथेसिस बाय गिविंग मिसिंग स्टार्टिंग मटेरियल. दैट मींस या तो यहां स्टार्टिंग मटेरियल जो है वो गायब है, या रिएजेंट गायब है, या प्रोडक्ट्स गायब है. जो चीजें मिस कर रही है उन चीजों को आपको यहां दिखाना पड़ेगा. अरे बेटा पहली बात, अगर आपको याद होगा ये बेंजाइलिक कार्बन है और बेंजाइलिक कार्बन पे कम से कम एक H है. दैट मींस आप किस में कन्वर्ट करोगे इसको, आप इसको कन्वर्ट करोगे इनटू बेंजोइक एसिड. सो पहले का सीधे ही यहीं पे प्रोडक्ट दिखा रहा हूं, दैट इज बेंजोइक एसिड. इस दूसरे कार्बन को आप कार्बन डाइऑक्साइड बना ले, उसकी तरफ हमें फिलहाल ध्यान नहीं देना है. दूसरा क्या है, दूसरा है एसिड. एसिड की रिएक्शन आपने करनी है किसके साथ, SOCl2 के साथ. आप OH हटाओ, OH हटाओ, वहां पे ClCl लगाओ. सो इस तरीके से बेटा आपका दूसरा यहां पे प्रोडक्ट होगा COCl, और यहां पे भी बेटा मिलेगा COCl. ना तीसरा क्या है, तीसरा अगर आप अच्छे से देखोगे ये एल्डिहाइड है, और यहां से ये सेमी कार्बाजाइड है, और ये वाला नाइट्रोजन जहां पे मैंने लोन पेयर दिखाया, बाकी नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, लेकिन वहां से नहीं इसलिए दिखाया क्योंकि वो रेजोनेंस C डबल बॉन्ड O के रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है. तो ये लोन पेयर एक्ट करेगा एज न्यूक्लियोफाइल. तो यहां से 2 हाइड्रोजन निकाले, यहां से ऑक्सीजन निकाले, इन नटशेल ये बनेगा C6H5 जो वहां पे दिया है, और फिर दिया है CH. अब ये CH डबल बॉन्ड बनाएगा इस N के साथ, और इस N के पास क्या क्या है, NHCONH2. दैट मींस इस N के पास है NH, फिर है बेटा C डबल बॉन्ड O, फिर है NH2. अब आप इसी को जो है सीध में लिखेंगे, यहां जगह थोड़ी कम है इसलिए मैंने इस तरीके से दिखाया. कहने का मतलब है यहां से ऑक्सीजन निकालो, यहां से हाइड्रोजन निकालो, और C और N के बीच में डबल बॉन्ड डाल दो. सो C6H5CH डबल बॉन्ड N NHCONH2. नाउ
अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे, आप देख पा रहे हैं बेंजीन बेंजोफिनोन में कन्वर्ट हुआ है। बेंजीन बेंजोफिनोन में कन्वर्ट हुआ, डिफरेंट तरीके से आप कर सकते हैं, लेकिन एक सिंपल सा तरीका है, मैं बोलूंगा बेंजीन की रिएक्शन हुई है बेंजोइल क्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, यानी ये एक नॉर्मल बेंजोइलेशन रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट्स बेंजोइलेशन रिएक्शन, या आप ये बोल सकते हो कि ये एक बेंजोइलेशन रिएक्शन है। बेंजीन का H हटेगा, COC6H5 वहां पे आ जाएगा। नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं यहां, दिस इज नोन एज टोलन्स रिएजेंट एंड वी नो टोलन्स रिएजेंट इस CHO को ऑक्सीडाइज करता है इनटू CO-, सो यहां का प्रोडक्ट बेटा आ जाएगा लाइक दिस, ये बन जाएगा COO नेगेटिव, बाकी Ag प्रेसिपिटेट होगा और वो सिल्वर मिरर का काम कर लेगा ना। उसके बाद NaCnHCl, आप देख पा रहे हैं NaCN एक आयनिक कंपाउंड है, इट्स Na पॉजिटिव Cn-, और ये Cn- क्या करेगा, आपको पता है C डबल बॉन्ड O जो है, ये C जो है ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है और O जो है ये नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज C के पास आएगा और पॉजिटिव चार्ज जो है O के पास आएगा। लेकिन फिर चूंकि यहां पे H पॉजिटिव है, O- H पॉजिटिव यहां से गेन कर लेगा, सो इसीलिए फाइनली बेटा ये क्या बन जाएगा, आइए उसको देख लेते हैं। फाइनली बेटा ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी एल्डिहाइड को ये साइनोहाइड्रिन में कन्वर्ट करेगा, ये इस तरीके से OHB और CN भी इस पोजीशन पे आ जाएगा, अपना H तो था ही, यानी डबल बॉन्ड O के बदले में OH और CN आया और ये COOH वैसे ही रहेगा जैसे था। नेक्स्ट यहां आप देख पा रहे हैं एक C6H5CHO है, दूसरा CH3CH2CHO है, डाइल्यूट NaOH के साथ हीट करके क्या करेंगे, एल्डोल कंडेंसेशन, लेकिन एल्डिहाइड्स डिफरेंट है इसलिए क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो यहां एसिडिक हाइड्रोजन कहां है, एसिडिक हाइड्रोजन यहां इस अल्फा पोजीशन पे आप देख पा रहे हैं, इस अल्फा पोजीशन पे एसिडिक हाइड्रोजन है, तो यहां के 2 H हटाओ, ये कार्बन यहां से इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाओ, दैट मींस ये O और H2 को बाहर निकालो इन द फॉर्म ऑफ वाटर, ये लीजिए वाटर लॉस हो गया। अब बचा क्या, C6H5CH डबल बॉन्ड बना ले इस CH के साथ, सॉरी डबल बॉन्ड बना इस C के साथ, C के पास क्या है CH3 है इस वाले साइड और एक साइड है CHO, सो इस तरीके से ये अल्फा ये बीटा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बना, यानी क्रॉस्ड व्हाट वी कॉल एल्डोल कंडेंसेशन यहां पे करानी है ना। अब यहां 2 फंक्शनल ग्रुप है, दिस इज एस्टर, एस्टर के साथ कुछ नहीं होगा, दिस इज व्हाट वी कॉल कीटोन, कीटोन को आपको पता है NaBH4 सिर्फ कीटोन को रिड्यूस करता है, ये एस्टर जो है ये रिड्यूस नहीं होगा, सो इसलिए आप क्या बनाएं, इसको बनाएं इस तरीके से CH3, फिर ये बनेगा CHOH, C डबल बॉन्ड O जो यहां पे था ये बनेगा CHOH, बाकी सारा अपनी जगह रहेगा, यानी CH2, उसके बाद में COOET, COOET, ET का मतलब है बेटा C2H5, इसलिए मैंने डायरेक्टली ET लिखा वहां पे, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आ रहा है। नाउ CrO3 क्या करेगा, सेकेंडरी अल्कोहल को यहां से H निकाल के ऑक्सीडाइज कराएगा इनटू कीटोन, सो डायरेक्टली यहां पे इस तरीके से साइक्लोहेक्सानॉल से साइक्लोहेक्सानोन बनाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप क्या करेंगे, सबसे पहली बात आप यहां पहली चेंज, आप यहां B2H6 हीट यानी डाई बोरेन लेके, नंबर सेकेंड H2O2 बेसिक मीडियम, यानी आप यहां HBO रिएक्शन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराएं। पहले हाइड्रोबोरेशन, जब आपने हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराई दैट मींस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे आपने क्या कराया, वाटर ऐड कराया, लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल के हिसाब से। सो अब फाइनली आप क्या करेंगे बेटा, इसको आप इस अल्कोहल वाले पार्ट को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेंगे। याद करो अल्कोहल वाले पार्ट को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या करना है, आपने अल्कोहल से अगर एल्डिहाइड बनाना है यानी आपने H2 हटाने हैं, इसका मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करना है, एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मींस आपने यहां पे ऑक्सीडेशन करनी है, और आप अल्कोहल से एल्डिहाइड बना सकते हैं आराम से बाय यूजिंग PCC या पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट यानी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब लास्ट वाला क्वेश्चन जो है आप देखें यहां पे साइक्लोहेक्सानोन दिया है, इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाऊंगा क्योंकि ये ओजोनोलिसिस, लेकिन कौन सी वाली ओजोनोलिसिस, जिंक H2O दैट मींस रिडक्टिव ओजोनोलिसिस के बाद बनता है। आइए बेटा इसको देखने की कोशिश करते हैं ये किस तरीके से ये बनेगा ना। क्वेश्चन यहां पे बता रहा है
कि आपके पास ये है और ये भी 2 मोल्स, तो हम क्या करेंगे, हम प्रोडक्ट्स के ये ऑक्सीजन को सीध में रखेंगे और अब हमने इससे ये बताना है कि हमारा स्टार्टिंग मटेरियल क्या था। सपोज हमें ये रिएक्शन दी गई थी कि आपको ये मिल रहा है और यहां पे लिखा था O3, नंबर सेकेंड लिखा था जिंक H2O। दैट मीन्स ये वाली चीज मिसिंग थी। अब ये क्या होगा, आप बिल्कुल आसानी से आप ये कर सकते हैं। आपको पता है मेरा बेटा कि जब जब भी ये ऑक्सीजन है, इन दोनों ऑक्सीजन को हटाओ, इसके बदले में आपको बताना है वहां डबल बॉन्ड। ये कहने का मतलब है ये कहां से आया होगा, इट विल बी लाइक दिस। यहां 2 साइक्लोहेक्सेन रिंग के बीच में डबल बॉन्ड होगा, ये इससे बना होगा। और अगर इससे वो बना लें तो क्या करेंगे, ये डबल बॉन्ड तोड़ देंगे, इसको भी डबल बॉन्ड हो, इसको भी डबल बॉन्ड हो। सो ये हमारा बेटा क्वेश्चन था यहां पे। तो दिस वाज आवर क्वेश्चन। इस तरीके से ये जो यहां पे कुछ 11 रिएक्शंस दी थी, जिनमें कहीं स्टार्टिंग मटेरियल, कहीं रिएजेंट, कहीं प्रोडक्ट ढूंढना था। सो इस तरीके से ये क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो गए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है उसको देखने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे, इसको पहले पढ़ते हैं। यहां पे दिया है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें 69.77% कार्बन दिया है, 11.63% हाइड्रोजन दिया है और बाकी रेस्ट ऑफ जो भी यहां पे कंपाउंड्स है या एलिमेंट्स है वो है ऑक्सीजन। उसके बाद मॉलिक्यूलर मास दिया है, दैट्स 86। उसके बाद लिखा है इट डज नॉट रिड्यूस टोलेंस रिएजेंट but forms an addition compound with sodium hydrogen sulfide and give positive iodoform test. On vigorous oxidation it gives ethanoic acid and propanoic acid. Write the possible structure of the compound. आइए बेटा इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है इसको देख लेते हैं। ये आपने पहले चैप्टर 11th में सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसको मोल कॉन्सेप्ट के नाम से जानते हैं, आपने ये सारी चीजें पहले ही पढ़ी होती है। अगर आपको अच्छे से याद होगा, आपने ये पढ़ा होता है, आप वहां पे लिखते हो पहले एलिमेंट, उसके बाद लिखते हो बेटा वहां पे परसेंटेज दूसरे कॉलम में, तीसरे कॉलम में लिखते हो उसका एटॉमिक मास, अगर आपको अच्छे से याद होगा। चौथा वहां पे आप रेशियो लिखते हो, मोलर रेशियो, और पांचवां जो है उसमें बना लेते हो आप फिर सिंपल रेशियो। मिसाल के तौर पर पहले हम क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे यहां एलिमेंट कौन सा है। क्योंकि हमें पता है यहां एलिमेंट हमारे पास 3 है, एक कार्बन दिया है, एक हाइड्रोजन दिया है और ऑक्सीजन दिया है। उसके बाद में परसेंटेज भी इन लोगों ने दी हुई है, आप आराम से देखें, ये ऑलरेडी सबको आता होगा। उसके बाद में एटॉमिक मास, आप सारे जानते हैं कार्बन का कितना है, इट्स 12, हाइड्रोजन का 1 एंड आफ्टर दैट 16 इज फॉर दिस। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, मोलर रेशियो, और उसके बाद हम इस रेशियो को सिंपल या सिंप्लीफाई करेंगे अगर हमें जरूरत पड़ी तो। तो आइए बेटा एक एक करके ये देख लेते हैं। पहले थोड़ा सा इसको इस तरीके से बना लेते हैं। आइए बेटा देख लेते हैं, पहले ये, फिर देख लेंगे ये वाला, और फिर देख लेते हैं ये वाला। आइए बेटा एक एक करके अपने क्वेश्चन पे वापस जाने की कोशिश करते हैं। तो यहां पे था ये 1। अच्छा जी, क्या परसेंटेज थी उसको देख लेते हैं। कार्बन की परसेंटेज है 69.77, सो इसकी परसेंटेज है 69.77, ये इतने परसेंट दिया गया था, और ये था 11.63%, 11.63%। तो अगर मैं इनका ऐड करूं इट्स 81.40, दैट मींस अप्रोक्सीमेटली 18.6% आ जाता है। अब मोलर रेशो आपको पता है, इट इज दिस डिवाइड बाय दिस, दैट मींस मैं इस तरीके से लिखूंगा 69.77 डिवाइडेड बाय 12, it comes out to be approximately 5.88, and this is 11.63 divided by 1 comes out to be 11.63, and this is 18.6 divided by 16 comes out to be 1.16. अब सबसे पहले आपने ये रेशियो निकाला। अब आप क्या करोगे, जो ये रेशियो निकला दैट मींस 5.88 जो निकला, इसको डिवाइड करोगे, इनमें सबसे छोटा कौन है, दैट मींस 1.16,
comes out to be 5. इसको करोगे 11.63 डिवाइड बाय 1.16, it comes out to be 10. इसको करोगे 1.16 डिवाइड बाय 1.16, it comes out to be 1. सो अगर अब हम फिर एम्पिरिकल फॉर्मूला यहां पे देखें क्या निकल आ रहा है। एम्पिरिकल फॉर्मूला हमारा यहां निकल आ रहा है कार्बन 5 H10 और O1, दैट मींस मैं इसको सीधे ही लिखूंगा। अब आपको याद होना चाहिए कि यहां पे एम्पिरिकल फॉर्मूला मास की मैं अगर बात करूं, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास आपको पता है एक कार्बन का 12 तो 5 का हो गया 60, दैट मींस मैं बोलूंगा 12 इंटू 5, ठीक है 12 इंटू 5 प्लस मैं करूंगा यहां एक का 1, 10 का हो गया 1 इंटू 10, ऑक्सीजन एक का 16 तो 1 का हो गया 16 इंटू 1, दैट मींस इट कम्स आउट टू बी 60 70, सो दिस इज 60 प्लस 10 प्लस 16 comes out to be 86. तो प्लीज ध्यान रखना दिस इज एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। आपको मॉलिक्यूलर मास भी दिया गया है, दैट इज ऑल्सो 86 ना। अब हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर निकालना पड़े, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसके बराबर होता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला होल n, बट हमें n अभी पता नहीं, बट हमें यह भी पता है n इज मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। देखिए बेटा मोलर मास वहीं से दिया है 86, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास भी 86, दैट मींस n is 1. If n is 1, molecular formula is equal to empirical formula. Can I say therefore molecular formula of this compound is C5H10O. सबसे पहली बात आप इसको समझो कि यहां मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या निकला। So this is molecular formula of our compound given. So ये जो given compound यहां पे दिया है इसका molecular formula क्या निकला बेटा, इसका molecular formula निकला C5H10O। आइए बेटा इसको further solve करने की कोशिश करते हैं। Next यहां पे क्या दिया गया है इसको अच्छे से समझना। अब हमें पता है हमारा कंपाउंड जो है क्या फॉर्मूला निकला हमारे कंपाउंड का C5H10O। अब ये कंपाउंड जो है अगर आप अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लो, अगर आप अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लो, पहले आप क्वेश्चन को पढ़ ले, पहले आप क्वेश्चन को पढ़ ले। क्वेश्चन बता रहा है इट डज नॉट रिड्यूस टोलेंस रिएजेंट, डज नॉट रिड्यूस टोलेंस रिएजेंट। अच्छा जब टोलेंस रिएजेंट को कोई रिड्यूस नहीं करता है इसका मतलब क्या है, दैट मींस वो एल्डिहाइड होगा कि वो कीटोन होगा। एल्डिहाइड और कीटोन में वो क्या हो सकता है, वो एल्डिहाइड और कीटोन में देखो टोलेंस रिएजेंट को रिड्यूस नहीं करता है मतलब ये कीटोन होगा। अब दूसरी बात तो चलिए एक एक करके इसको देख लेते हैं। पहली बात कि अगर मैं यहां रिएक्शन की बात करूं, मैं रिएक्शन की बात करूं टोलेंस रिएजेंट के साथ, मैं क्या बोल रहा हूं, इट डज नॉट रिड्यूस टोलेंस रिएजेंट। इससे क्लियरली हमें समझ क्या आया, इससे हमें समझ आया कि ये एक कीटोन होगा, ये एल्डिहाइड नहीं हो सकता है, बिकॉज अगर ये एल्डिहाइड होता तो ये क्या करता बेटा, ये रिड्यूस करता टोलेंस रिएजेंट को और सिल्वर मिरर टेस्ट दिखाता, तो ये रिड्यूस नहीं करता है। दूसरी बात अगर आप इसी क्वेश्चन पे वापस आ जाएंगे, क्वेश्चन बता रहा है दूसरा वाला पॉइंट, उसको समझने की कोशिश करते हैं कि forms an addition compound, it forms an addition compound with sodium hydrogen sulfide। आराम से समझना, ये एडिशन प्रोडक्ट दिखाता है किसके साथ, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ। कहने का मतलब है अगर हम इसको ट्रीट करें विद NaHSO3 ये रिएक्शन दिखाता है, बट ख्याल रहे NaHSO3 जो होता है ये एक बल्कि, यहां HSO3 माइनस जो है ये एक बल्कि न्यूक्लियोफाइल होता है, और ये जब भी कीटोन्स, पहली बात एरोमेटिक कीटोन तो इसके साथ रिएक्ट नहीं करता है, दैट मींस दिस इज नॉट एन एरोमेटिक कीटोन, बट हम बोलते हैं ये रिएक्ट कर रहा है, ये इसके साथ रिएक्शन दिखा रहा है, एडिशन प्रोडक्ट बना रहा है। इसका मतलब क्लियरली ये समझ आया कि ये एक मिथाइल कीटोन है। क्या है बेटा, ये एक मिथाइल कीटोन है, दैट मींस इसमें ये ग्रुप मौजूद है, या हम यूं बोलेंगे ये एक मिथाइल कीटोन है। इससे समझ आया कि ये कीटोन तो है लेकिन कीटोन्स में सारे कीटोन नहीं, ये मिथाइल कीटोन है। मिथाइल कीटोन मतलब हो गया जिसमें C डबल बॉन्ड O के कम से कम एक साइड CH3 होगा, कम से कम एक साइड CH3 होना चाहिए। नाउ वापस आ जाते हैं बेटा यहां पे।
अपने क्वेश्चन पे। अगर हम वापस अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं एक बार फिर से, उसके बाद क्या बता रहा है, गिव्स पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, गिव्स पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। देखिए इससे और भी कंफर्मेशन मिली, ये जो है ये कंफर्मेशन मिल गई कि ये I2NaOH के साथ क्या फॉर्म कराता है, ये फॉर्म कराता है CHI3 जो येलो कलर का है। दैट मींस अगर यहां येलो प्रेसिपिटेट आया, इससे ये समझ आया कि यहां आयोडोफॉर्म बना। कंफर्मेशन ये मिली कि इसमें बेटा CH3 ही है जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप के साथ है, बिकॉज जब तक C डबल बॉन्ड O के साथ CH3 नहीं होगा कीटोन में, ये कीटोन कभी भी आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं दिखाएंगे। सो इन दोनों की मदद से अब हम इस नतीजे पे पहुंचे कि CH3 C डबल बॉन्ड O तो है, लेकिन फॉर्मूला टोटल में क्या है, C5। यहां पे तो 2 ही कार्बन आ गए, दैट मींस बाकी तो 3 कार्बन बच गए। यहां पे तो 10 हाइड्रोजन, यहां 3 ही आए, दैट मींस बाकी 7 हाइड्रोजन बच गए। तो अब अगर आप इसकी तरफ ध्यान दोगे, ये बाकी वाला पोर्शन है, ये वाला जो है ये बाकी वाला पोर्शन है। बेटा आप समझने की कोशिश करो, अगर ये बाकी पोर्शन है जरा इसको समझे, ये क्या क्या हो सकता है। ये हो सकता है ना इस तरीके से CH2 CH2 CH3, दैट मींस ये हो सकता है ना N प्रोपाइल। क्या हो सकता है बेटा, N प्रोपाइल। या मेरा बेटा ये क्या हो सकता है, ये हो सकता है ना इस तरीके से CH CH3 CH3, यानी कहने का मतलब है ये हो सकता है ना बेटा आइसोप्रोपाइल। अब कहने का मतलब है हम अपने क्वेश्चन के करीब तो पहुंचे, हमें तो समझ आया कि ये CH3CO है एक साइड, दूसरे साइड C3H7, लेकिन अभी हमें यह पता नहीं C3H7 में CH2 CH2 CH3 है यानी N प्रोपाइल है कि आइसोप्रोपाइल है। आइए क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं ताकि हमें और समझ आए कि आइसोप्रोपाइल है कि N प्रोपाइल है। क्वेश्चन क्या बता रहा है फर्दर, आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन बता रहा है कि अगर आप इस कीटोन की विगरस ऑक्सीडेशन करें, बिकॉज आपको पता है कीटोन जनरली ऑक्सीडाइज नहीं होता है, लेकिन अपॉन विगरस ऑक्सीडेशन ये देता है एथेनोइक और प्रोपेनोइक एसिड। याद रखना बेटा, वापस आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। जब हमने यहां तक हम पहुंच गए, अब हमें पता नहीं ये इथाइल यहां से है, सॉरी व्हाट वी कॉल N प्रोपाइल यहां से है कि ये आइसोप्रोपाइल यहां से है। इसको समझने के लिए आइए मैं यहां पे ये दिखा देता हूं। देखिए अब सॉरी इसको समझने के लिए यहां पे ये देखते हैं कि अब हमें यह पता करना है कि यहां पे आइसोप्रोपाइल ग्रुप है कि यहां पे N प्रोपाइल ग्रुप है, और वो हम किस चीज से पता करेंगे, वो हम पता करेंगे कीटोन की ऑक्सीडेशन से। मगर अगर आप अच्छे से देखोगे ये कीटोन कैसा वाला कीटोन है, अनसिमेट्रिकल कीटोन, और अनसिमेट्रिकल कीटोन की ऑक्सीडेशन जब भी आप करते हो बाय यूजिंग पॉपऑफ्स रूल। बट हर जगह पे वो पॉपऑफ्स रूल की डेफिनेशन सही साबित हो ये जरूरी नहीं है। क्या थी डेफिनेशन पॉपऑफ्स रूल की? क्लीवेज इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल डन in case of unsymmetrical ketone is done in such a way so that smaller alkyl group stays with C double bond O. That means आपने यहां पे ये वाला बॉन्ड तोड़ देना है, यानी आपने यहां पे ये वाला बॉन्ड तोड़ देना है, या सिमिलरली ये वाला बॉन्ड तोड़ देना है। तो क्या करोगे बेटा, आप ये 2 कार्बन वाला एसिड बनाओगे और ये 3 कार्बन वाला एसिड बनाओगे, ऐसा लग रहा है बट ऐसा कुछ नहीं है। तो आइए देख लेते हैं असल में क्या करना है। जब भी आपको अनसिमेट्रिकल कीटोन की फर्दर ऑक्सीडेशन करनी हो, हमेशा याद रखें इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन जब भी करनी हो, आप सबसे पहले इसको इनॉल में कन्वर्ट किया करें। तो इसका इनॉल ज्यादा स्टेबल इनॉल यहां से बनेगा, ये H निकलेगा, यहां डबल बॉन्ड बनेगा और OH, सो इट विल बिकम, यहां OH बना बेटा, यहां डबल बॉन्ड आया, ये H निकाल दिया आपने, यहां CH3, यहां CH3 बनाए इनॉल। अब आप इनॉल की क्या किया करें, आप इनॉल की यहां पे ऑक्सीडेशन करें by using hot KMnO4, by using hot K2Cr2O7, by using KMnO4 in acidic medium, by using K2Cr2O7 in acidic medium। जब आप इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे, जो पार्ट के साथ OH होगा या जिस कार्बन डबल बॉन्ड के साथ H होगा उसको एसिड बनाए, दैट मींस ये एसिड बनेगा, CH3 साथ में है, और जिसके पास ना OH है और ना ही बेटा कोई H होगा डबल बॉन्ड के पास, उसको कीटोन बनाए। कहने का मतलब है यहां ऑक्सीडेशन के बाद क्या मिलेगा, CH3 COOH, एक तो एथेनोइक एसिड मिला और दूसरा आपको मिलेगा इस तरीके से, और इसको आप क्या बोलते हो, इसको आप बोलोगे प्रोपेनोन। या थोड़ा सा मैं इसको यहां पे लिख लूं, प्रोडक्ट क्या क्या मिलेगा, एक मिलेगा एसिटिक एसिड या एथेनोइक एसिड, दूसरा मिलेगा O डबल बॉन्ड C CH3 CH3।
लेकिन अगर ये वाला स्ट्रक्चर होता तो क्या हमें मिलता, गौर से देख लेना बेटा। सबसे पहले आप यहां पे क्या बनाओगे, इनॉल बनाओगे, और इनॉल यहां से भी बन सकता है, यहां से भी बन सकता है, लेकिन आप बनाओगे मोर स्टेबल इनॉल। तो मोर स्टेबल इनॉल इज दिस वन। आपने यहां से H निकाला, डबल बॉन्ड बनाया, और ये O बना OH। सो इट इज लाइक दिस। अब इसकी करोगे ऑक्सीडेशन बाय यूजिंग हॉट KMnO4 बोलो, हॉट K2Cr2O7 बोलो, KMnO4 एसिडिक मीडियम बोलो, K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम बोलो, जो मन करे उन चार में से कोई भी यूज कर सकते हो। तो ये वाला बॉन्ड तोड़ दे। जिस C के पास, डबल बॉन्ड वाले C के पास अगर OH है, उस वाले C को COH बनाओ। अगर डबल बॉन्ड वाले C के पास H भी है, उसको COH बनाओ। तो ये COH बना, इसके साथ मिथाइल है, ये COH बना, इसके साथ इथाइल है। इन नटशेल यहां पे जो प्रोडक्ट बना दैट इज एथेनोइक एसिड, और क्या बना बेटा, प्रोपेनोइक एसिड, CH3CH2COOH। आप चेक करो, CH3CH2COH। सो कहने का मतलब अगर ये है तो ऑक्सीडेशन के बाद ये दो प्रोडक्ट मिलने चाहिए, और अगर ये हमारा प्रोडक्ट होता तो आई मीन से कंपाउंड होता तो ऑक्सीडेशन के बाद ये मिलता। तो क्वेश्चन क्या बता रहा है, क्वेश्चन बता रहा है कि हमें वहां एथेनोइक एसिड और प्रोपेनोइक एसिड मिलता है। कहने का मतलब है फिर हमारा ये है, ये नहीं है। सो इस तरीके से हमें जो कंपाउंड जो है दैट इज दिस वन, दिस इज नोन एज पेंटन 2 on 1 2 3 4 5। ये हमारा प्रोडक्ट, ये हमारा कंपाउंड नहीं हो सकता। मैं वापस क्वेश्चन पे आपको लेके जाता हूं, पहले क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं। तो ये बताता है एथेनोइक एसिड और प्रोपेनोइक एसिड मिल रहा है। फाइनली हमने बताना है पॉसिबल स्ट्रक्चर कंपाउंड का क्या होगा। तो पॉसिबल स्ट्रक्चर कंपाउंड का क्या होगा बेटा, एंड दैट पॉसिबल स्ट्रक्चर विल बी सिंपली दिस वन, CH3 CO CH2 CH2 CH3। तो आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे हमारे पास इस तरीके का दिया गया है कि ऑल्दो फिनॉक्साइड आयन हैज मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देन कार्बोक्सिलेट आयन, बट फिर भी कार्बोक्सिलिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनॉल। वाई, क्यों ऐसा होता है। देखिए क्वेश्चन क्या बता रहा है। क्वेश्चन बता रहा है आप जानते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड ये है, और कार्बोक्सिलिक एसिड जो यहां है इसकी अगर मैं इसका H पॉजिटिव निकाल के कॉन्जुगेट बेस बनाऊं दैट इज RCOO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। तो ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है, कॉन्जुगेट बेस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सबसे पहली बात आपने ये सुना होगा ये वाला फॉर्मूला दैट स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ इट्स कॉन्जुगेट बेस। जितना किसी भी एसिड का कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा उतना वो एसिड जो है स्ट्रॉन्गर एसिड है। ये तो हमें पता ही है ना। अब देखें, गौर से समझने की कोशिश कीजिए। यहां जो कॉन्जुगेट बेस है अगर मैं इसको बना लूं फिर से RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक तो ये है, दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका ऐसे है। ठीक, इनका रेजोनेंस हाइब्रिड जो है दैट इज दिस वन। क्योंकि ये कभी डबल कभी सिंगल, सिमिलरली कभी सिंगल कभी डबल, दैट मींस इनमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है और पार्शियल नेगेटिव, दिस इज हाइब्रिड। असल रेजोनेंस किस में होता है, आपको सबको पता है कि रेजोनेंस तो हाइब्रिड में होता है, रेजोनेंस तो हाइब्रिड में होता है। बट इस हाइब्रिड में जो रेजोनेंस हुआ, रेजोनेंस का कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स दिस रेजोनेंस या टुवर्ड्स हाइब्रिड, कि हाइब्रिड में रेजोनेंस हो रहा है, इसमें ऐसा कैरेक्टर है, इसमें ऐसा कैरेक्टर, ये किसने इंफॉर्मेशन दी, इन स्ट्रक्चर्स ने। इसलिए इनको क्या बोलते हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, जो भी आप नाम देना चाहें। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स जो यहां है, या डीलोकलाइज स्ट्रक्चर्स जो यहां है, जितनी इंफॉर्मेशन इसने दी होगी टुवर्ड्स हाइब्रिड उतनी ही इसने भी दी होगी। कहने का मतलब है ये जितना स्टेबल है उतना ही ये स्टेबल है, दैट मींस दीज आर इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स। जब आपके पास किसी भी कंपाउंड के एक्चुअल स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं मैं, यानी हाइब्रिड की बात करें, यानी अगर किसी भी एक्चुअल कंपाउंड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इक्वली स्टेबल हो, उनको इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। और उस टाइम पे जो रेजोनेंस हो रहा है हाइब्रिड में, इस वाली हाइब्रिड की रेजोनेंस को हम बोलेंगे बेटा, हम इस वाली हाइब्रिड की रेजोनेंस को बोलेंगे इक्विवेलेंट रेजोनेंस। क्या बोलेंगे बेटा, इक्विवेलेंट रेजोनेंस। और याद रखना हमेशा के लिए ये एक और फॉर्मूला कि जो एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस होता है, इसके बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं,
यानी रेजोनेंस किस में कितना ज्यादा होता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट रेजोनेंस। यानी कहने का मतलब है अगर किसी कंपाउंड में इक्विवेलेंट रेजोनेंस होता है, जिसमें ज्यादा इक्विवेलेंट रेजोनेंस वो ज्यादा स्टेबल, ज्यादा उसमें एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस, और जिसमें एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस ज्यादा वो रेजोनेंस की वजह से ज्यादा स्टेबल होता है। सिमिलरली हम यूं भी बोलेंगे, इसी में फॉर्मूला बनाऊंगा, मैं बोलूंगा इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस। कहने का मतलब है अगर किसी में नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस है उसमें एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस कम होगा, और एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस कम होगा दैट मींस स्टेबिलिटी कम। सो अगर इक्विवेलेंट रेजोनेंस किसी में उसमें एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा। सो इसमें क्या है, इक्विवेलेंट रेजोनेंस दैट मींस इसमें एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस बहुत है, इसलिए बहुत स्टेबल होता है कॉन्जुगेट बेस। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, पहले आप इसको देख लें, नेक्स्ट मैं बात करता हूं फिनॉल की। हमें पता है ये जो फिनॉल है, अगर मैं इससे बेटा H पॉजिटिव निकालूं, ये फिनॉक्साइड आयन बनाएगा। और अगर हम फिनॉक्साइड आयन की डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देख लें, एक ऐसा है O-, दूसरा आप फिर इसको यूं दिखाते हो, आप बोलते हो कि यहां भी डबल बॉन्ड हो सकता है और नेगेटिव चार्ज यहां भी हो सकती है। कहने का मतलब है एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो इस तरीके से भी हो सकता है। तीसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरीके से भी हो सकता है। अगर आप इसको एक बार फिर से दिखाएं कि ये नेगेटिव चार्ज यहां डबल बॉन्ड बना सकता है, यानी डबल बॉन्ड यहां हो सकता है और ये नेगेटिव चार्ज यहां भी हो सकती है। कहने का मतलब है अब डबल बॉन्ड यहां है और नेगेटिव चार्ज यहां है। उसके बाद आप बोल सकते हो कि नेगेटिव चार्ज अब यहां हो सकता है लाइक दिस, सो इट विल बी लाइक दिस। या आप बोलते हो इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है एंड दैट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस। इसी चीज को आप अगर दिखाना चाहते हो, आप समझने के लिए बोलते हो कि ये नेगेटिव चार्ज के बदले में यहां डबल बॉन्ड हो सकता है, लेकिन तब नेगेटिव चार्ज यहां होगी। इसी तरीके से नेगेटिव चार्ज के बदले में यहां डबल बॉन्ड हो सकता है, लेकिन जब यहां डबल बॉन्ड होगा तब ये डबल बॉन्ड नहीं होगा, तब यहां नेगेटिव चार्ज होगी। कहने का मतलब है जब आप यहां हाइब्रिड बनाते हो, ये हाइब्रिड में रेजोनेंस हो रहा है, दैट मींस यहां पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। सिमिलरली यहां भी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, इसका कैरेक्टर पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, और सिमिलरली यहां पे पार्शियल नेगेटिव है। और ये जो कैरेक्टर है, ये जो इस हाइब्रिड में आपको समझ आया कि कहां कहां कौन कौन सा कैरेक्टर है, इसकी इंफॉर्मेशन इन सब ने दी, लेकिन ये जितना स्टेबल है उतना ये नहीं है, उतना ये नहीं, यानी इनकी स्टेबिलिटी डिफरेंट है, वेरी कर रही है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी। ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोलते हैं, और ऐसी रेजोनेंस को हम बोलेंगे नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस। तो अब देख लो, आप मुझे बताओ, एक साइड से आपके पास फिनॉक्साइड आयन है, इसमें नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस है। दूसरे साइड से मेरा बेटा आपके पास कार्बोक्सिलेट आयन है, इसमें इक्विवेलेंट रेजोनेंस है। नाउ टेल मी, इन दो में से अगर मैं आपको बताऊं, इन दो में से मुझे बता सकते हैं आप, कार्बोक्सिलेट आयन में जो असली इसका हाइब्रिड है उसमें क्या है, उसमें है बेटा इक्विवेलेंट रेजोनेंस, और जो इस फिनॉक्साइड का जो असली हाइब्रिड है उसमें क्या है, उसमें है मेरा बेटा नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस। इन नटशेल, चूंकि इसका हाइब्रिड ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि उसमें इक्विवेलेंट रेजोनेंस एज कंपेयर टू दिस हाइब्रिड, हम बोलते हैं ये बन जाएगा स्टेबिलिटी ऑर्डर। मगर ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है ड्यू टू रेजोनेंस, ये है स्टेबिलिटी ऑर्डर ड्यू टू रेजोनेंस। अगर मेरा बेटा ये स्टेबिलिटी ऑर्डर बन गया ड्यू टू रेजोनेंस, जिसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल, उसका एसिड दैट मींस RCOOH, ये बन गया ना स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनॉल। तो ये बन गया स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, उसका ऑर्डर, या हम बोलेंगे ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, या मैं लिख भी लूं दिस इज ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो हमारा क्वेश्चन था, एक बार फिर से मैं क्वेश्चन की तरफ आ जाऊं। क्वेश्चन हमारा था बेटा कि हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड की कॉन्जुगेट बेस है, इसमें दो ही कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स है, लेकिन जो फिनॉल की कॉन्जुगेट बेस है फिनॉक्साइड आयन, इसमें 5 कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स है, या व्हाट वी कॉल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। फिर भी
ये जो है ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है एज कंपेयर टू दिस। ऐसा क्यों? ये इसलिए ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है क्योंकि इसकी कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है ड्यू टू इक्विवेलेंट रेजोनेंस एज कंपेयर टू कॉन्जुगेट बेस ऑफ फिनॉल, बिकॉज इसमें नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस है। आई होप ये आप अच्छे से सारी चीजें दिमाग में रखोगे। सो इस तरीके से बेटा आपका एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड जो है कंप्लीट हो गया और आपका थैंक यू तो बनता ही है। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में अमाइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।